नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा भाटिया आश्रम के इस डिजिटल मंच पर एक बार पुनः स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस रविवार आपने ये प्रश्न पत्र दिया। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से आपके प्रश्न पत्र चल रहे हैं और उन सभी प्रश्न पत्रों के आप एक एक करके सभी प्रश्नों के बिंदुवार उत्तर देते हैं। जो जो बिंदु आपके टॉपिक्स एलडीसी में लगे हुए हैं उन सभी को हम समाहित करते हैं आपके प्रश्न पत्र में और हूबहू परीक्षा प्रणाली पर इस प्रश्न पत्र को बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छा चल रहा होगा। हमारी आश्रम की टीम लगातार आपके साथ एक से बढ़कर एक पेपर, एक से बढ़कर एक टॉपिक्स के साथ रूबरू कराती है और आप उसका पूरी तरह से लुत्फ उठा रहे हैं। और जब परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा होगी तब तक आप बहुत सारे पेपर दे चुके होंगे जो एक विशेष रूप से तैयारी के लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं। आइए प्रिय विद्यार्थी, उसी क्रम में उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हैं आपको और आज के इस प्रश्न पत्र को जो आपने रविवार को किया है उसके हलों की तरफ चलते हैं। उनके हल क्या क्या करेंगे, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही शब्द हैं, शब्द आपको स्वयं को याद करने होते हैं। इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये केवल शब्द हैं। मैं आपको बताऊं, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, ये खुद को आपको लेखन कर करके लिख के आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये लिख कर ही याद होंगे, इनका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। ये मीनिंग्स हैं, ये शब्द हैं, ये शब्दकोश की वृद्धि है। आपकी जितना अच्छा शब्दकोश होगा उतना अच्छा आप इन पर कमांड कर पाओगे। आइए प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न, रेणु खेद, रेणु खेह गर्द, ये पर्यायवाची किसके हैं? रेणु, धुंध, ध्वनि, धन या धूल। रेणु, रेणु खेह गर्द, गर्दा, गर्दा उड़ा दिया भैया, उड़ा दिया किससे? धूल से गर्दा उड़ेगा तुम्हारा। बिल्कुल उत्तर सही है आपका, धूल। धन नहीं, ध्वनि नहीं, द्वंद नहीं, आपका धूल उत्तर इज आ राइट आंसर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न फटाफट से देखिए। भिन्न पर्यायवाची शब्द समूह है भिन्न, निर्जर, त्रिदंश, अमृतेश, नारद, विबुध, भगवान, देवल, तरी, नवल और गिरवाड़, अजर और वृदारक। देवल, तरी और नवल इसके सही उत्तर के रूप में प्रिय विद्यार्थियों ये तीनों आएंगे। यानी उत्तर क्या है आपका? देवल, तरी और नवल के रूप में आप इसको तीसरे विकल्प को सही करेंगे। पर्यायवाची संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। पर्यायवाची से संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों, भली भांति जानते हो पर्यायवाचियों को कि पर्यायवाची कौन का क्या है। ये देखो, आपके ऐसे प्रश्न आपके उत्तर की जांच स्वतः ही कर लेते हैं, क्योंकि आपने जब अच्छे से मिलान किया है तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। दिन की बात करें, दिन, विपु, विग्रह, कलेवर, वासर, अहन और दिवा, बिल्कुल आ जाएगा पहले में दूसरा। दीपक की बात करते हैं, दीपक में विपु, विग्रह, कलेवर, दीपक, ग्रहमणि और दीप, बिल्कुल आ जाएगा। और दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में गढ़, कोट और किला, बिल्कुल आ जाता है। दुर्ग है आपका हनुमानगढ़ में, भटनेर दुर्ग, लोहागढ़ भरतपुर में, जी हां, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही तो है, जी हां, मेषा के पठार पर। तो ये आपके गढ़, कोट और किला एक में। देह की बात करते, देह है वपु, विग्रह और कलेवर के रूप में आएगा प्रिय विद्यार्थियों। यानी कि पहले में दूसरा, ए में दूसरा, हाँ एक में ही है, बी में तीसरा, बी में तीसरा है और सी में चौथा, सी में चौथा है और डी में एक। यानी उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका? एक। आपके उत्तर की जांच स्वतः ही हो जाती है। इसे कहते हैं प्रश्न, कि आपने प्रश्न उत्तर किया, मिलान किया, मिलान के बाद उत्तर को देखा, तुरंत से आपका आंसर। ये प्रश्न आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये मेरा प्रश्न बिल्कुल सुदृढ़ है और अच्छा है। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, पर ये ध्यान रखना, एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीजें आपको याद हैं, आपको शब्दकोश आपका बहुत विस्तृत है, बहुत सुदृढ़ है, तो निश्चित रूप से आप इसे बहुत अच्छा करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी रुकावट के। तारपीन का तेल, पारिभद्र, महादारू, ये पर्यायवाची शब्द किसके? दीमक, द्रौपदी, धतूरा या देवदारू। भाई वाह, शाबाश, देवदारू के हैं प्रिय विद्यार्थियों, ना तो द्रौपदी के हैं ये, ना ये, जी किसके हैं? देवदारू के उत्तर के रूप में सही उत्तर आएगा आपका निश्चित रूप से, जी हां, वापिका देव। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। देवदारू के बाद आपका प्रश्न आ जाता है प्रिय विद्यार्थियों पांचवा, किस विकल्प में
ये शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, या नहीं को आप कोष्टक में लगाइए तो रद द्विज दशन, रद द्विज, द्विज भी दांत होता है, दशन भी दांत है, पर्यायवाची नहीं है। रदच्छद, शोक संतान संताप व्यथा नहीं है, ये तो है। शोक संताप व्यथा ये भी है। वामी गात देव, अरे देव कहां से आएगा भाई, वामी गात देव, अमृत गोरस और अरे बिल्कुल सही है आपका। वामी गात और देव ये नहीं है, बाकी शेष सभी हैं। उत्तर विकल्प क्या आएगा, जी हां, वामी गात और देव, ये आपका उत्तर विकल्प सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला देखिए फटाफट से, जी हां, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दांत का पर्यायवाची समूह नहीं है। फिर नहीं को करेंगे, रद मूद दंत द्विज वसन वासन रदन दसन। जी वसन, बासन क्या होता है भैया, बासन क्या होते हैं, बर्तन होते हैं बासन, तो ये भी नहीं होगा। उत्तर विकल्प आप इसका 6 वे प्रश्न का आप तीसरा उत्तर करेंगे, वसन और वासन। उड़ुप पतंग तटनी सरसी पोत, इस शब्द समूह से बना सही पर्यायवाची समूह है। आपकी बात क्या है की बात के, तटनी सरसी पोत, उड़ुप तटनी पोत, पतंग पोत सरसी, पोत उड़ुप तटनी। जी हां, तटनी सरसी पोत, उत्तर आएगा 1। उत्तर विकल्प क्या है, उड़ुप पतंग तटनी सरसी और पोत, ये सभी तटनी सरसी पोत के शब्द समूह पर्यायवाची के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, जी उपल ग्रावा, उपल ग्रावा या अशम, ये पर्यायवाची किसके हैं। उपल, नीलोत्पल, एक होता है उत्पल, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, उत्पल, और एक होता है उपल। तो ये उत्पल तो कमल है और ये उपल पत्थर है, जिस इससे तो बनता है नील धन उत्पल, नीलोत्पल, अर्थात नीला कमल, नीलोत्पल, और ये उपल यानी पत्थर, उपल यानी पत्थर। तो ग्रावा अशम, और ग्रावा ध्वनि धनुष और पत्थर पत्ता, अरे भैया सीधी सी बात है, पत्थर आ गया तो पत्थर मारो ना। जी हां, पत्थर के रूप में आपका सही आएगा नील प्लत उत्पल, इसमें गुण संधि है प्रिय विद्यार्थियों, गुण स्वर संधि, उत्तर आएगा पत्थर के रूप में। 8वें प्रश्न का उत्तर पत्थर होगा। और अब बात करें हम 9वें की, तो निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची समूह है। वधु भार्या कुलांगना, दारा वामा वल्लभा, मनीषी प्राज्ञे विचक्षण और कांता जाया जोरू। मनीषी प्राज्ञे विचक्षण असंगत है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखो मनीषी प्राज्ञ और विचक्षण, विलक्षण विचक्षण, और ये वधु भार्या पत्नी कुलांगना, दारा वामा वल्लभा, कांता जाया और जोरू, ये सब पत्नी के हैं प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन नहीं है तो क्या नहीं है, आपका उत्तर विकल्प मनीषी विद्वान के लिए आता है। मनीषी प्राज्ञ और विचक्षण, विचक्षण में आपका नहीं होगा, प्राज्ञ विद्वान में नहीं होगा। अगला देखिए, अनुचित विलोमार्थी युग्म पहचाने। व्यर्थ का अनर्थ, व्यास का समास, व्यास का समास होता है, वक्ता स्रोत है, वादी प्रतिवादी है, व्यर्थ का अनर्थ कैसे हो जाएगा। जी हां, व्यर्थ का अनर्थ नहीं होता है प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप इसमें व्यर्थ में सार्थक करेंगे, व्यर्थ का होता है सार्थक। आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं, बेकार में गवा रहे हैं। सार्थक नहीं, हम समय व्यर्थ नहीं गवा रहे हैं, हम सार्थक
टैक्सरी ज्वाइन कर रखी है हमने भाटिया आश्रम की, जो कि बहुत ही विश्वसनीय है और विश्वास का प्रतीक वर्षों से, आज से नहीं वर्षों से विश्वास का प्रतीक होता आया है भाटिया आश्रम सूरतगढ़। और जिसकी एक और ब्रांच, जो बेहतरीन ब्रांच और डली है, वो जयपुर यानी कैपिटल राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी इसकी एक ब्रांच डल चुकी है प्रिय विद्यार्थियों। तो आप भाटिया आश्रम पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। भाटिया आश्रम विश्वास का प्रतीक है, आप ही का नहीं, हजारों लाखों विद्यार्थी जो यहां से पढ़ के गए हैं, जो राजस्थान के किसी ना किसी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, वहां सभी विद्यार्थी हमारे आश्रम से निकले हुए हैं, आश्रम के अर्जुन हैं वो सभी। और अभी अभी पीएसआई परीक्षा हुई है, पीएसआई में आपने देखा होगा जोरदार रिजल्ट रहा है अपने आश्रम के विद्यार्थियों का भी। और आगे आने वाले समय में देखना आपके यहाँ से अभी इसी भर्ती में भी 2 स्टार लग कराएंगे, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे इस भर्ती के परिणाम के बाद। तो अनुचित विलोमार्थी व्यर्थ का होगा क्या? सार्थक उत्तर बिल्कुल सही है। आप उपसर्ग से ध्यान रखें, किस शब्द का विलोमार्थी नहीं बनेगा? पहली बात, ना नहीं को मत को आप अंडरलाइन कर लिया करें, गोला काट लिया करें। देखो अविरल बन जाएगा, अविरल धारा, अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी, अविरल। अविफल, अविश्वास तो होता है, अविश्वास होता है भैया, होता है। अविवेक, ये भी होता है, अविवेक। अविवेकी व्यक्ति हो, जो अपने अच्छे बुरे का ख्याल न रखता हो, उसे अविवेकी कहते हैं। अविश्वास भी सही है प्रिय विद्यार्थियों। अविफल, सफल का विफल होता है, पर हां ये सफल और विफल, जी हाँ, कुछ विद्यार्थी सफल हुए तो कुछ विद्यार्थी क्या हुए? विफल भी हुए। उन्होंने मेहनत जोरदार की थी लेकिन आश्रम के साथ नहीं की थी, इसलिए विफल हो गए। हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत नहीं की, इसलिए विफल हो गए। तो अफल, विफल और सफल का भी आप इसमें कर सकते हैं। सही विलोमार्थी युग्म है रोगी, भोगी, लाभ, नफा, लेन देन और लुप्त का विलुप्त। निम्न में से कौन सा विलोमार्थी शुद्ध होगा? यानी कि आप इसका सही उत्तर कौन सा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? देखिए उत्तर विकल्प आप आएगा इसमें, जी हां, लेन और देन का जी सही नहीं है। बाकी देखो, रोगी का स्वस्थ होता है, लाभ का हानि और लुप्त का प्रकट। लोभी का, जी हां, लोभी का क्या होगा? भाई रोग का निरोग होता है, लोभी का रोग का निरोग होता है और रोगी का स्वस्थ होता है, रोगी का स्वस्थ। इस प्रकार से होता है, रोगी का स्वस्थ, लाभ का हानि, लुप्त का प्रकट और लेन का देना। सही विलोमार्थी युग्म है लेन देन के साथ। उत्तर विकल्प क्या आएगा? तीसरा, लेन का देन, लेना और देना। इसके लिए आप लेन देन को सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेन देन, अगर लेन देन सही नहीं है तो उस व्यक्ति का कोई, जी हां जी, आप उसमें भी सही नहीं कर सकते। तो ये आपका एक विशेष प्रकार से हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, आपका लेन देन सही नहीं है। लेना और देना दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोमार्थी शब्द हैं प्रिय विद्यार्थियों, लेन और देन। आइए उत्तर देखते हैं अगला। सही विलोमार्थी रोगी, भोगी, लिप्त, संलिप्त, लोभी, योगी और रिपु मित्र। क्या होगा भैया? फटाफट से बताइए भैया। जी, इसमें देखो, रोग का तो निरोग होगा, लिप्त का निर्लिप्त होगा, लोभ का निर्लोभ होगा, लेकिन उत्तर क्या आएगा? 4, रिपु का मित्र होता है। उत्तर 4 आएगा, रिपु का
मित्र होता है? लोभ। रोगी का होगा, जी हां, रोग का नी रोग, लिप्त का निर्लिप्त, लोभ का निर्लोभ होगा। ये आपका उत्तर सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओहो, ए उपसर्ग से युक्त, फिर वही प्रश्न आ गया है। ए उपसर्ग से युक्त किस शब्द का विलोमार्थी नहीं बनेगा? विहित, रक्षित, लोहित, लक्ष्य। लम्य, लक्ष्य नहीं है, लम्य है। तो लोहित का, तो विहित का निषिद्ध बनेगा, निषिद्ध। निषिद्ध बनता है प्रिय विद्यार्थियों। विहित का निषिद्ध, अविहित नहीं बनता है। रक्षित, अरक्षित, लोहित, अलोहित, लम्य, अलम्य, लभ्य, लक्ष्य, क्षम्य, ये क्या है? क्षम्य, क्षम्य, अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे हम अक्षम्य कह सकते हैं। आरक्षित जो रक्षित है, लोहित, अलोहित, इसके लिए भी ए जुड़ जाएगा। तो आप विहित को क्या करेंगे? निषिद्ध करेंगे। ये विहित है तो निषिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी, संगत विलोमार्थी युग्म कितने हैं? संगत, लभ्य, सुलभ्य, विजय, पराजय, विधि, योग, लोक, परलोक। अजय हां, निम्न में से संगत विलोमार्थी युग्म कितने हैं? संगत विलोमार्थी युग्म 2 और 4, 2 और 4। प्रिय विद्यार्थियों उत्तर क्या है? 2 और 4। 2 में एक तो ये है और एक लोक का परलोक। लेकिन लभ्य का क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? लभ्य का होता है सुलभ्य, विजय का पराजय, और जी हां, लभ्य का अलभ्य, और विधि का निषेध। निषेध, लभ्य का अलभ्य, इस प्रकार से बनेगा प्रिय विद्यार्थियों। ये दोनों मान्य है, तो ये दोनों मान्य है, तो उत्तर क्या आएगा? 2 और 4। विधि का होगा निषेध और लभ्य का होगा अलभ्य। तो आपके उत्तर विकल्प दूसरा और चौथा होगा, और दूसरा चौथा आपके तीसरे विकल्प में है, जो कि सही है। निश्चित रूप से आपने जिन्होंने तीसरा चौथा किया है वो विद्यार्थी सही है। ऐसे प्रश्न थोड़े से आपको हाँ जटिल लग सकते हैं कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। देखिए, लघुत्तम का विलोमार्थी दीर्घतम, उच्चतम, निम्नतम, महत्तम। महत्तम है चौथा, लघु महत्तम। जी हां, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोमार्थी युग्म है विमुख, आमुख, विरोध, असमर्थ, समर्थन, व्यक्ति, समाज, विपद, संपद। निम्न में से कौन सा विलोम? जी हां, क्या करेंगे आप? उत्तर आएगा अशुद्ध विलोमार्थी के रूप में प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगा विमुख, और विमुख का होता है सम्मुख, आमुख नहीं होता, सम्मुख होता है। उत्तर क्या है? अशुद्ध विलोमार्थी। विरोध का समर्थन तो होता है, तुमने विरोध किया, तुमने समर्थन किया किसी का, तुम किसी के अनुयायी हो, किसी का समर्थन करने वाले हो, तुमने किसी भी संस्था का, किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का समर्थन किया, तो समर्थन, विरोध, समर्थन आएगा। किसी का विरोध करते, व्यक्ति का समाज होता है, समाज से व्यक्ति बनता है, व्यक्ति से समाज। और विपद यानी कहीं कोई विपदाएं आएंगी, और संपद, संपद, संपदा आती है प्रिय विद्यार्थियों, धन, वैभव, संपदा को संपद कहेंगे। तो आप 17 में ए विकल्प को सही चुन सकते हैं। और विवेक का विलोमार्थी होगा संवेद, अविवेक या सविवेक। न जी, बिल्कुल विवेक का तो ए अभी भी जोड़ा था आपने। अविवेक संवेद नहीं होता, असविवेक नहीं होता। उत्तर क्या होगा? ए विवेक। ए उपसर्ग लगेगा, ए उपसर्ग युक्त बनेगा शब्द विवेक। प्रिय विद्यार्थियों, विवेक, क्योंकि विवेक कहते हैं कहीं अच्छे बुरे को जानने वाला, वो होता है विवेकी, कि अपने अच्छे बुरे का उसको भान होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो व्यक्ति विवेकी होता है। और जो व्यक्ति अच्छे बुरे का भान नहीं करता है वो अविवेकी हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अविवेकी। तो निम्नलिखित में से अविवेकी बिल्कुल सही है।
उत्तर दो अविवेकी। जी हाँ, अगला देखिए, इसमें से निम्नलिखित में से तारीफ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तारीफ, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। कभी कभी हमें फिल्मी गानों से, फिल्मी डायलॉग से, फिल्मों से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसे आप अन्यत्र न लें। फिल्में समाज का आईना होती हैं, वो समाज से ही लेते हैं, जो समाज में चल रहा होता है उसका थोड़ा अपर वर्जन कर देते हैं, बाकी वो सब आते हैं। तो तारीफ लक्षण के लिए आता है, प्रसिद्धि के लिए आता है, नाम प्रशंसा के लिए आता है, प्रशंसा भी होती है उसमें, नाम की प्रशंसा। नीति के लिए नहीं आता। जी हाँ, नीति के लिए कैसे आएगा प्रशंसा? नीति तो नीति है। किस नीति पर आप काम कर रहे हैं, इस नीति से ये सही नहीं है, तो आप इसको चौथे को, डी को सही करेंगे बिल्कुल। निम्नलिखित में से दीक्षा का अनेकार्थी शब्द। दीक्षा, अक्षारंभ, कपाट, रस या सन्यासी। और उत्तर आएगा इसका अक्षारंभ। दीक्षा, अक्षर, उपदेश, धर्म ग्रहण, उद्घाटन। उपदेश, धर्म ग्रहण और उद्घाटन इत्यादि शब्द, जी हां, दीक्षा के लिए बन जाते हैं। दीक्षा, और दीक्षा का होगा क्या? अक्षर आरंभ, अक्षरारंभ। और उपदेश, धर्म ग्रहण, उद्घाटन इसके होंगे, लेकिन कपाट, रस और सन्यासी इसके अनेकार्थी नहीं होंगे। क्लियर है साहब? बिल्कुल सही है आपका 20वां प्रश्न। और अब बढ़ते हैं 21वें की तरफ। 21वां देखिए आप, निम्नलिखित में से असंगत अनेकार्थी विकल्प है। नाक, घड़ियाल, स्वर्ग, सम्मान, निढाल, मदहोश, आलसी, हतोत्साहित, धर्मराज, न्याय, वायु, आग, धौल, थप्पड़, मुक्का, श्वेत। जी हां, धर्मराज के लिए आएगा प्रिय विद्यार्थियों। धर्मराज के लिए न्याय, वायु और आग नहीं होता है। धर्मराज कौन? जो धर्म की रक्षा करता हो, जो ईमानदार हो, जो सत्य बोलता हो, उसको हम धर्मराज कहते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर धर्म की रक्षा करने वाला, ये तो करे रक्षा करने वाला। धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, ईमानदार व्यक्ति। और वृद्ध, न्यायाधीश। वृद्ध व्यक्ति भी धर्मराज होता है, बुजुर्ग, उसका अनुभव होता है धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, या फिर आप इसे धर्म का पालन करने वाला भी कह सकते हैं। बिल्कुल, धर्म का पालन करने वाला और ईमानदार व्यक्ति। धर्म का पालन करने वाला और ईमानदार व्यक्ति भी हम इसमें कह सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति। असंगत अनेकार्थी प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि धर्मराज तो युधिष्ठिर हैं। धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाले थे। अश्वत्थामा हतोहंता नरवा कंजुरोवा। प्रिय विद्यार्थियों, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, और गुरु द्रोणाचार्य ने यह शपथ ली थी, यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरा पुत्र नहीं मरेगा तब तक मैं शस्त्र नहीं त्याग सकता। जिस दिन मेरा पुत्र मर जाएगा उस दिन मैं शस्त्र त्याग सकता हूं। और अश्वत्थामा कभी मर नहीं सकता था। जी हां प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए वासुदेव कृष्ण ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवा दिया। जब अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा, भीम ने उसको पछाड़ा तो हल्ला मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये कहते कहते और भीम पहुंच गए द्रोणाचार्य के पास। हे द्रोणाचार्य गुरु, तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया।
द्रोणाचार्य बोले, नहीं, मेरा पुत्र इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। तुम मिथ्या वचन कर रहे हो, मिथ्या वचन कर रहे हो। इतने में प्रिय विद्यार्थियों, श्री कृष्ण ने योजना बनाई कि इस भीम के कहने से द्रोणाचार्य नहीं मानेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि यदि युधिष्ठिर मुझसे कह देंगे, धर्मराज मुझसे कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं मान लूंगा। श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि धर्मराज, आप ये कह दीजिए अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि मिथ्या वचन नहीं बोल सकता, नहीं, आपको यह कहना है अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। अश्वत्थामा हतो हंता नरवा कुंजरोवा, नर मारा गया या कुंजर यानी हाथी मारा गया, यह नहीं पता। अश्वत्थामा हतो हंता, अश्वत्थामा मारा गया। नर, नर कहते ही ध्वनि बजा दी, आवाज कर दी, साउंड कर दिया, और कुंजर शब्द नहीं सुनने दिया। किसको? द्रोणाचार्य जी को। तभी द्रोणाचार्य जी ने शस्त्र त्याग दिए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा हतो हंता नरवा कुंजरोवा। नर कहते ही साउंड हुआ, ध्वनि हुई, और आवाज द्रोणाचार्य तक नहीं जाने दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका धर्मराज युधिष्ठिर हो जाएंगे, धर्म का पालन करने वाला हो जाएगा, न्यायाधीश होता है, वृद्ध भी होता है, और ईमानदार व्यक्ति भी धर्मराज कहलाता है। निम्नलिखित में से विवेक, समीक्षा, गुणों इसके परख, परखा, परत, पर्दा जी किसके समीक्षा, विवेक और गुणज्ञता किसके अनेकार्थी शब्द हैं? किसके अनेकार्थी शब्द होंगे? उत्तर आएगा परख। परख के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, परख। निम्नलिखित में से पण का अनेकार्थी शब्द है पण, दाव, वचन, व्यापार, उपयुक्त सभी। पण, जी हां, पण का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा होगा? पण। और पण का होता है प्रिय विद्यार्थियों, दाव भी होता है, वचन भी होता है, व्यापार भी होता है, धन भी होता है, सिक्का, सिक्का भी होता है, धन, सिक्का, दाव, सिक्का भी इसका है, धन भी इसका है, व्यापार भी है, वचन भी है, दाव भी है। तो उपयुक्त सभी किसके हैं? पण के। पण के अनेकार्थी उत्तर आएगा डी। निम्नलिखित में से पीठ को अनेकार्थी शब्द है इज्जत, चौकी, आकृति, पत्ता। जी हाँ, पीठ का है दो, यानी चौकी के लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों, चौकी। पीठ को चौकी कहते हैं कि किसकी पीठ है, कौन इसका पीठाधीश्वर है, पीठ के अधीश है, पीठाधीश है, तो पीठ कहते हैं चौकी को। इज्जत, आकृति या पत्ता नहीं, चौकी होता है। हाँ, ऋषि, चातक, बंदर, ये अनेकार्थी शब्द किसके हैं? ऋषि, चातक, बंदर किसके अनेकार्थी शब्द हैं? जी बिल्कुल सही है, आपका उत्तर आएगा पिंगल। ये किसके हैं? पिंगल के अनेकार्थी। पिंगल ऋषि को भी कहेंगे, चातक को भी कहेंगे, बंदर को भी कहेंगे। तो अनेकार्थी शब्दों में क्या आएगा? पिंगल। ऋषि, चातक, बंदर पिंगल के अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी संबंधी विकल्प समूह फल, बांस, पहल, पर्दा। फटाफट से बताइए कि इनमें से क्या करेंगे आप। और वही प्रश्न जो आपको सुमेलित करना पड़ता है। फल की बात करें तो फल, लाभ, मेवा, कर्म, योग, ये हो जाता है, क्योंकि मेवा है, लाभ है, फल प्राप्ति हुई है, हो जाती है साहब। बांस, उद्यम, आयाम, पहल, पर्दा, नेपथ्य, यवनिका। देखो पर्दा नेपथ्य है, यवनिका है, आड़ंतर है, आड़तर है, और ये आपका ए में 2, ए में 2 और डी में 4, डी में 4, बी में 3। बांस को रीढ़ कहते हैं, घास कहते हैं, गहराई कहते हैं, और पहल को करवट कहते हैं, उद्यम कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो उत्तर क्या आएगा जी? बिल्कुल दूसरा विकल्प, सॉरी पहला विकल्प इसमें सही होगा। यानी कि ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में पहला और डी में चौथा विकल्प सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को आप स्वयं भी मिला सकते हैं। जी हाँ, स्वयं भी क्या कर सकते हैं? मिलान कर सकते हैं। धर्म, परिपाटी, सड़क, ये अनेकार्थी शब्द किसके हैं? धर्म, परिपाटी, सड़क। धर्म की बात करें,
न्यास, पथ्य और प्रमाण। पथ, जी हाँ, पथ के साथी, धर्म की बात करें उस पथ पर चल रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं। परिपाटी, ये धर्म की परिपाटी है, इस पथ पर चलने का। सड़क भी एक पथ होता है, तो पथ के लिए आप इसे, जी हाँ, 27वें में आप उत्तर देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। पथ चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा। और किस विकल्प में भास का अनेकार्थी शब्द नहीं है? भास, मूल्य, कल्पना, मुर्गा, सहसा। और उत्तर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका आएगा, जी हाँ, एक आएगा, यानी मूल्य का पर्यायवाची जी नहीं है अनेकार्थी, जबकि कल्पना, मुर्गा और सहसा होता है। निम्नलिखित में से बाजी, ओहो, ये बाजी और बाजी केवल सूक्ष्म सा अंतर है। इसे कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों नुक्ता। नुक्ता चीनी, सब सुना होगा आपने। नुक्ता कभी किसी वर्ण पर लगेगा तो वह फारसी में होता है, फारसी में लगता है नुक्ता। तो यहां तो नुक्ता लगा है और यहां नहीं लगा है, तो आप सही अर्थ का चयन करेंगे केवल नुक्ता से। एक तो बाजी, बाजी, आश की बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की, ये बाजी है वो। और एक बाजी, बाजी, और हमने बाजी की सवारी की, बाजी की घुड़सवारी। हाँ जी बिल्कुल, सूरतगढ़ गंगानगर में बाजी की सवारी बहुत ज़बरदस्त होती है प्रिय विद्यार्थियों। हमारे यहाँ भाटिया सर ने बहुत ज़बरदस्त बना रखा है, और इतनी गज़ब की बाजी की सवारी क्योंकि स्वयं मैंने अपने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, देखा है उनके इस तरह से रखरखाव को बहुत अच्छे से। तो बाजी कहते हैं घोड़ा को, और बाजी कहते हैं दाव को। किसी ने बाजी लगाई, ताश की बाजी, आश की बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की, ये बाजी है, वो दाव है। ये घोड़ा बाजी है, घोटक, तुरंग, घोड़ा को कहते हैं। तो ये आपका दाव और दाव आएगा। निम्नलिखित में युक्त, युक्ति का सही अर्थ है युक्त, यानी सहित, युक्त, उससे युक्त है। और युक्ति एक उपाय की बात है, युक्ति यानी उपाय सहित, और उपाय के लिए आएगा प्रिय विद्यार्थियों, उपाय सहित नहीं है, सहित उपाय आएगा। निश्चित रूप से आपका सहित और उपाय, उत्तर सी सही है, सहित और उपाय। निम्नलिखित से पेय, पेय पदार्थ आप खूब पीते हैं, अभी गर्मियों का दौर चलेगा तो पेय पदार्थ, आप कोई शरबत पी रहा है, कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वो पेय पदार्थ है। कोई जूस पी रहा है, मौसमी का, पाइनएप्पल का, गन्ने का इत्यादि रस पीते हैं आप, वो सब पेय पदार्थ हैं। यहाँ तक कि दही, दूध, छाछ, ये भी पेय पदार्थ है। और मादक पदार्थ भी पेय होते हैं प्रिय विद्यार्थी, मदिरा इत्यादि पेय हैं। तो भांग भी पीना पेय में आता है। तो पेय पदार्थ, प्रेय यानी प्रेम, पेय मतलब पीने योग्य, और प्रिय यानी प्रिय। तो आप इसमें ए विकल्प को सही करेंगे। निश्चित रूप से पेय और प्रेय के रूप में आपका क्या आ जाएगा जी, निश्चित रूप पीने योग्य और प्रिय के रूप में आएगा। एक थोड़ा, अल्प, मेहंदी, रंजक, रंचक, जी बिल्कुल भी सही है। रंचक, रंचक मात्र भी नहीं दिया उसने, थोड़ा सा भी नहीं दिया। और हाथों में क्या, रंजक लगाई है, मेहंदी लगाई है, जी हाँ, क्योंकि मेहंदी तो रंग लाएगी। और मंडी, मंदी, लाश, लशु, लक्ष्य, लाक्षा, लोभ, लोम, सब युग्म शब्द हैं। लेकिन कैसे कैसे? तो मंडी की बात करें तो मंडी तो लालच, लाग, व्यापार स्थल होगा, बिल्कुल इसका तो व्यापार स्थल है, और इसका गिरावट आएगा, मंदी की बात कर रहा है। लाश गोंद को कहते हैं, लशु लहसुन को कहते हैं, लक्ष्य लाख की संख्या है, लक्ष्य, लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए, लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए, लक्ष्य है। और लाक्षाग्रह, जी हां, लाक्षाग्रह बनाता है। लाख एक पदार्थ है जिससे चूड़ियां बनती हैं, लाक्षाग्रह, जिसको अग्नि बहुत जल्दी पकड़ती है, वो लाक्षा। लोभ, लोभ कहते हैं लालच को, लोम कहते हैं बाल को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप पहले में करेंगे चौथा, तो पहले में चौथा यहां पर है मंडी व्यापार स्थल, मंदी यानी गिरावट। बी में करेंगे आप तीसरा, गोंद या लहसुन, बिल्कुल।
और सी में करेंगे 2, लक्ष्य लाक्षा 2 और लालच लाभ चौथे में 1, तो उत्तर सी आएगा। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, सब मिटा दें और उत्तर चौथे के अनुसार इसको मिलान कर लें, क्योंकि आपका उत्तर क्या आएगा? चौथा, यानी ए में 4, ए में 4, बी में 3, बी में 3, बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से सही है। निहत मरा हुआ, निहित पृथक, सम्यक रखा हुआ, संभाला हुआ। जी हाँ, निहत कहते हैं मरा हुआ प्रिय विद्यार्थियों, निहत के ये तो मरा हुआ है और ये इसमें निहित है। क्या निहित है? निहित है प्रिय विद्यार्थियों 3, और उसे कहते हैं रखा हुआ, कि इसमें निहित है और किस में रखित है? निहित यानी रखा हुआ, रखा हुआ। उत्तर क्या आएगा? 3, 34वें में 3। अगला देखिए, पदत्राण और परित्राण। पदत्राण जूता और परित्राण रक्षक। बिल्कुल साहब, जूता रक्षण और रक्षक, देखिए ध्यान से। जी हाँ, पदत्राण, जी चौथा विकल्प सही है, जूता और रक्षण। पदत्राण जो पद को त्राण करे, और एक परित्राण करे, परित्राणाय साधुनाम रक्षण, कि जो रक्षण करे, रक्षक नहीं होता प्रिय विद्यार्थियों, रक्षण होता है। और णे के साथ जाएंगे आप, के साथ नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है केवल। और रक्षण पदत्राण और परित्राण, रक्षक नहीं होगा, रक्षण होता है। तो चौथे में विकल्प सही है आपका। जीव हाथ अर्थ वाला युग्म शब्द है। जीव यानी पान, हाथ यानी पाण, पाणी पानी, पाणी पाणी, पाणी ग्रहण संस्कार, हाथ दिया है, पानी यानी जीव, पानी। जी हाँ, यानी कि उत्तर विकल्प क्या आएगा? तीसरा इज आ राइट आंसर, पानी और पाणी। पाणी कहते हैं हाथ को, पानी ग्रहण संस्कार, और प्राणी कहते हैं जीव को। कि प्राणियों में सद्भाव हो, सभी प्राणियों में सद्भाव हो, जीव में सब में भाव हो, ऐसा भाव हो कि ईरान, इजराइल या अमेरिका किसी से युद्ध ना लड़े, रूस यूक्रेन का, वसुधैव कुटुंबकम, सभी प्राणी भाईचारे की भावना से रहें, सभी देशों में अमन चैन हो, शांति हो, कहीं कोई युद्ध ना हो, कहीं कोई जनहानि ना हो, कहीं कोई प्राणी को कष्ट ना हो, वो प्राणी हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की नीति जो हमारे देश की चलती है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी की है, जो हाथ को पानी कहते हैं, पानी ग्रहण संस्कार होता है इससे। जी आओ, पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी सही विकल्प देखो। चार्ज्ड स्थानांतरित, शेल्टर आर्थिक शाखा, ट्रायल विचारक, 1 व 2 दोनों। क्या करेंगे? उत्तर 3 आएगा, ट्रायल कहते हैं विचारक, अर्थ संबंधी सही विकल्प है। जी हां, और इसका सही विकल्प होगा ट्रायल यानी विचारक। तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है, ट्रायल। शेल्टर अधिक चार्ज नहीं होगा, स्थानांतर है, ये तो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण चार्ज थोड़ी होता है, उस पर चार्ज लगाए, उसमें क्या क्या चार्ज लगे हैं, शेल्टर, इस पर आर्थिक शाखा नहीं, शेल्टर नहीं होगा। तो आपका ये पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ वाला असंगत युग्म है। डिस्पैच हस्तांतरित, रिक्वेस्ट अनुरोध, अर्ज आग्रह, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? यस, जी हां, अर्ज, ये आप करेंगे, आपने डिस्पैच यानी हस्तांतरित। सही अर्थ असंगत युग्म है, असंगत युग्म हार्डेंटली वंशागत होता है। जी उत्तर क्या आएगा इसका? 1 आएगा जी, हस्तांतरण यानी 1, डिस्पैच के लिए नहीं आएगा। आए शब्द हिंदी अर्थ वाला असंगत युग्म है, बाकी सब सही है। अभियोजन अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है अभियोजन। अभियोजन के लिए ऑटोनोमस, जी ऑटोनोमस है क्या अभियोजन? ऑटोनोमस। एडवर्स एंट्री, लिटिगेशंस, जी क्या होगा? अभियोजन में लिटिगेशंस के लिए अभियोजना आता है प्रिय विद्यार्थियों। शब्द क्या है? अभियोजन। ऑटोनोमस, एडवांस एंट्री, जी नहीं होगा, एडवांस एंट्री, लिटिगेशन के लिए आएगा LITIGATION, लिटिगेशन, लिटिगेशन, इसके लिए बिल्कुल सही आएगा आपका तीसरा विकल्प, इसमें सही होगा। अगला देखिए, स्टैटिस्टिक्स का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? अप्रत्याशित प्राधिकार देना, आपराधिक धमकी, या फिर
आंकड़े के लिए स्टैटिक्स आएगा प्रिय विद्यार्थियों, आंकड़ों के लिए आता है स्टैटिक्स। पढ़िए आपने खूब अच्छे से, पढ़िए कि नहीं, किस किसने पढ़ी है स्टैटिक्स? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स बोलते हैं आप इसको, और ये आंकड़े होते हैं, इसके आंकड़ों की बात करते हैं। आपके जीडीपी में आता है, आपके इकोनॉमिक्स में आता है, इकोनॉमिक्स में भी आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं, और कॉमर्स वाले विद्यार्थी भी ध्यान से पढ़ते हैं खूब अच्छे से। आइए साहब अगला देखिए। जी हाँ, अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ वाला अनुचित अर्थ वाला असंगत युग्म है। जी फटाफट से बताइए, असंगत युग्म कौन सा है? ऑफेंडर अनुचित, प्रोसिक्यूटर अभियोजन, क्रिमिनल आपराधिक, या ऑर्डर आदेश। क्या करेंगे आप इसमें? जी 41वें में आंसर होगा आपका ए, हेरिडिटी, हेरिडिटी वंशानुगत होता है प्रिय विद्यार्थियों। उत्तर इसमें आएगा ए, वंशागत। ए यानी ऑफेंडर यानी अनुचित होता है, अनुचित नहीं होता है, वंशानुगत। हार्डली जी आपका उत्तर क्या आएगा इसमें? एक, ऑफेंडर। अगला देखिए फटाफट से जी, उत्पीड़न अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द उत्पीड़न, एटोनोमस, एडवर्स एंट्री, हरेसमेंट। उसका हरेसमेंट किया गया है। जी हाँ, हरेसमेंट होता है उत्पीड़न में, हरेसमेंट किया गया प्रिय विद्यार्थियों, हरेसमेंट कभी नहीं। उत्पीड़न में HARASSMANT, हरेसमेंट कहते हैं उत्पीड़न, किसी का हरेसमेंट करना ये उत्पीड़न कहलाए। ऑटोनोमस और एडवर्स एंट्री नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों। उत्तर क्या आएगा 42वें में? सी। और एश्योरेंस, एश्योरेंस अप्रत्याशित प्राधिकार देना, आपराधिक धमकी या आश्वासन, क्या होगा? जी एश्योरेंस अर्थ वाला कौन सा होगा? जी आश्वासन होता है। जी आश्वासन दिया, उसको एश्योरेंस दिया, यानी कि आपने आश्वासन दिया। एश्योरेंस अप्रत्याशित नहीं, प्राधिकार भी नहीं, और आपराधिक धमकी भी नहीं होगी। आश्वासन जरूर देना है, आश्वासन, आश्वासन, एश्योरेंस, NCE RANCE, एश्योरेंस। जी बिल्कुल सही आएगा आश्वासन के रूप में प्रिय विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है? प्रतीक्षा, परामर्श, प्रासंगिक, बहिष्कार। अशुद्ध कौन सा नहीं है भैया? बहिष्कार नहीं है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा होता है शुद्ध, परामर्श होता है, परामर्श, प्रासंगिक होता है, और बहिष्कार इज अ राइट आंसर। संधि है इसमें बहिधनकार, विसर्ग संधि का उदाहरण है। बहिष्कार परिष्कार अलग है दोनों। जी हां, क्या आएगा इसमें? बहिष्कार राइट आंसर है। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? भैरव, भौगोलिक, मार्दवता, मातृभूमि। फटाफट से बताइए। सी बिल्कुल सही है, अशुद्ध शब्द है मार्दव। मार्दवता नहीं होता है, मार्दव होता है, मृदु से बनता है मार्दव। मृदु में ए प्रत्यय लगता है और शब्द बनता है क्या? मार्दव। क्या आप तो बहुत मृदुभाषी हो, मीठे बोलने वाले हैं। जो मृदुभाषी होता है वो मार्दव कहलाएगा, मार्दव। जी हां, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? जी अगला देखिए फटाफट से। बाहुल्यता शब्द में अशुद्धि का कारण है। बाहुल्यता क्या कारण है भैया? बताओ फटाफट से। बाहुल्यता क्या करेंगे आप? किस बात की बाहुल्यता है भैया? हाँ, बाहुल्यता में अशुद्धि का कारण या तो बाहुल्य करो या बहुलता करो, और उत्तर आएगा बी, यानी अनुचित प्रत्यय प्रयोग है प्रिय विद्यार्थियों। इसमें अनुचित प्रत्यय प्रयोग आएगा, बाहुल्य या बहुलता।
या तो इसको करो क्या, बाहुल्य, या करो बहुलता। अनुचित प्रत्यय जैसे सौंदर्यता, या तो करो सुंदरता, या करो सौंदर्य। इस प्रकार से सौंदर्यता अशुद्ध हो जाएगी, ऐसे ही बाहुल्यता अशुद्ध हो जाएगी। या तो करो बाहुल्य या करो बहुलता, दोनों में सही आएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है। वनस्पति, बेईमान, भगिनी, भाग्यवान। अरे वाह, वनस्पति, बेईमान, भाग्यवान, इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो प्रिय विद्यार्थियों, भाग्यवान को आप अशुद्ध करेंगे क्योंकि बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक है। क्या भाग्यवान होता है? भाग्यवान ने को हलंत करेंगे, भाग्यवान। मूल्यवान, मूल्यवान। धनवान, श्रद्धावान, श्रद्धावान। लेकिन नीति, मान, शक्ति, मान, इकारांत, उकारांत, एकारांत, इन सभी में मान लगता है, जबकि एकारांत और आकारांत में वान लगता है। तो आप इसमें भाग्यवान करेंगे। जी बिल्कुल सही है आपका उत्तर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह नहीं है, नहीं है। ब्रह्म, भर्तरी, भैया, भारतीय, भिखारी, भूख, मगन, मतलब, मालव, मारुति, मर्यादा और महत्व के लिए प्रिय विद्यार्थियों अशुद्ध तो ए नहीं है, ब्रह्म, भर्तरी और भैया, ए विकल्प सही है। बाकी तीनों अशुद्ध हैं। भारतीय होता है, भिखारी होता है, भूख होता है, मगन, मग्न होता है, मतलब, मतलब होता है, मतबल नहीं होता, मालन, मालिन होता है, मारुति रू के साथ ही आती है, मर्यादा रे को ऊपर उड़ा देंगे। महत्व में महत्व दो आते हैं, महत्व इस प्रकार से होता है। तो आपका उत्तर विकल्प ए सही है। निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। पिशाच, पौशाक, प्रतीक्षा और प्रीति। जी हां, उत्तर बी, पौशाक शब्द अशुद्ध है। पौशाक, पिशाच, प्रतीक्षा सही है, पौशाक आपका पिशाच सही है, प्रतीक्षा, प्रीति दोनों सही है। जी हां, आपका उत्तर विकल्प क्या आएगा इसमें? पौशाक नहीं होता है, पोशाक होता है। क्या होता है? पोशाक। जी 50 में प्रतिपदिक शब्द में अशुद्धि का कारण अनुचित उपसर्ग, स्वरलोप, व्यंजन लोप। अरे भैया, इसमें तो सीधी सीधी बात है, स्वरलोप आता है। प्रतिपादिक होगा, स्वरलोप होगा, प्रतिपादिक सही होता है, प्रतिपादिक बिल्कुल सही है आपका उत्तर विकल्प। आपका स्वर का लोप कर दिया है। निम्नलिखित में से स्वरलोप के कारण बना अशुद्ध शब्द है पितावत, परिचित, पुष्टि और प्रियदर्शनी। जी हां, कौन सा होगा स्वरलोप से जो बना है? उसका उत्तर 51 में आएगा प्रिय विद्यार्थियों। कौन सा? चौथा उत्तर आएगा, और चौथे में आएगा प्रियदर्शनी। उत्तर क्या होगा? प्रियदर्शनी। जी उत्तर क्या आएगा? चौथा। प्रिय दर्शनी नहीं, प्रिय दर्शनी। एक प्रदर्शनी होता है, एक प्रदर्शनी। ये गलत हो जाएगा, दोनों शब्द बहुत बार पूछे गए हैं। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए। वाक्य में अशुद्ध शब्द है, आप इसी समय, क्योंकि वाक्य शुद्ध ही है।
जी हाँ, नहीं, आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर आएगा क्योंकि नहीं आएगा, इस जगह पर ताकि आएगा, ताकि आपको गाड़ी मिल जाए, ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। क्योंकि आपकी गाड़ी, क्योंकि क्यों मिलेगी भैया? क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए, ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? यहां श्रृंगार सामग्री मिलती है विभाग के, विवाह में पधार कर अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, उस नदी का पाठ बहुत चौड़ा है। जी हां प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर आपका आएगा जी यहां श्रृंगार में। जी हां, यहां श्रृंगार सामग्री मिलती है। आपका उत्तर क्या आएगा? किस विकल्प में अशुद्ध है? विवाह में पधार कर अनुग्रहित करें। दो विकल्प, क्योंकि विवाह में पधार कर अनुग्रहित नहीं होता है प्रिय विद्यार्थी, अनुगृहित करें। अनुग्रह ये सही है, संग्रह ये सही है, संग्रहित ये गृहित ये सही है। बोथार सही, बोथार सही, लेकिन संग्रह अशुद्ध, संग्रहित अशुद्ध। उत्तर आएगा दो। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वाक्य में अशुद्धि का कारण है अनावश्यक पद, अनुपयुक्त पद, अशुद्ध वर्तनी और क्रमभंग। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें तो आपको शुद्ध दिखाई दे रहा है कि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और उत्तर क्या आएगा इसमें? 3 अशुद्ध वर्तनी, क्योंकि उज्जवल ये नहीं आता प्रिय विद्यार्थियों, गलत है ये। मैं आपके उज्जवल, दोनों जय अधूरे, भविष्य की कामना करता हूं। तो वर्तनी कैसी है? अशुद्ध है। जहां शब्द अशुद्ध होता है वो वर्तनी के लिए आता है कि वर्तनी अशुद्ध आएगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कितने हैं? ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, अशुद्ध भैया। यह खाई पहले बहुत गहरी थी, व्यक्ति यौवन में भूलें करता ही है, उस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। उत्तर क्या होगा जी? ताजमहल। जी हाँ, उत्तर आएगा इसमें 3 प्रिय विद्यार्थियों, 1 और 2। एक तो आएगा यह खाई पहले बहुत गहरी थी, यह खाई पहले बहुत गहरी थी। क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य कितने हैं? और अशुद्ध वाक्य इसमें 1 और 2 दोनों हैं। यानी ताज, यह खाई, खाई नोट खाई, पहले बहुत गहरी थी। खाई, खाई नहीं खाई। और ताजमहल की सौंदर्यता नहीं, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। ताजमहल का सौंदर्य अभी अभी बताया था मैंने आपको, सौंदर्य अनुपम है। और यह खाई, खाई नहीं खाई। जी हाँ, यह खाई पहले बहुत गहरी थी। तो इसमें आएगा 1 व 2। उत्तर क्या आएगा? तीसरा विकल्प है, बिल्कुल सही है भैया। तीसरा विकल्प जिसने किया है वो सही है। 1 व 2 दोनों ही इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, 56वां प्रश्न। उसे वैधव्यता का जीवन जीना पड़ रहा है। वाक्य में अशुद्धि कारण है क्रमभंग, अनावश्यक पद, अनुपयुक्त पद, अशुद्धि वर्तनी। जी हाँ, कौन सा है? उसे वैधव्यता का जीवन, वैधव्य होता है, वैधव्यता नहीं होता है, ध्यान रखना। पहले भी हम कई बार, उसे वैधव्य का जीवन जीना पड़ रहा है। जी, इसका उत्तर 4 होगा प्रिय विद्यार्थियों। उसे वैधव्य का जीवन जीना पड़ रहा है, यानी अशुद्ध वर्तनी आएगा। उसे वैधव्य का जीवन जीना पड़ रहा है। वाक्य में अशुद्धि है। जी बिल्कुल, अशुद्धि वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि? अशुद्ध वर्तनी, अनावश्यक पद, अनुपयुक्त शब्द, क्रमभंग। अशुद्ध वर्तनी रामायण के रचयिता
एक तो ये शब्द अशुद्ध है, एक महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि, दोनों शब्द अशुद्ध हैं। तो अशुद्ध वर्तनी के लिए आपका जी 57वां प्रश्न जो है आपका बिल्कुल सही है। अशुद्ध वर्तनी के लिए आप इसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रचयिता नहीं होते हैं, रचयिता होता है। अगर किसी ने रचयिता किया है तो रचयिता भी अशुद्ध हो जाएगा। अगर आपने रचयिता किया है तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा। अगर आपने रचयिता किया है तो भी अशुद्ध हो जाएगा। बोथ आर रॉन्ग। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और ये महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। तो अशुद्ध वर्तनी के कारण इसका शुद्ध हो जाएगा। वाल्मीकि में वल्मीक जो शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, वल्मीक शब्द में ई प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है वाल्मीकि, यानी प्रथम वर्ण पर लगे किसी भी शब्द में दीर्घादेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा क्या? वाल्मीकि। शब्द क्या बनेगा? वाल्मीकि। उत्तर विकल्प आपका बिल्कुल सही ठहरेगा कि वाल्मीकि हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका वाल्मीकि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमें महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। वाक्य में अशुद्ध शब्द है। हमें महात्मा सदोपदेश सुनने चाहिए। उत्तर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? 3 आएगा। सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। शुद्ध क्या है? सदोपदेश, सदुपदेश होता है, सदुपदेश होता है। सत धन उपदेश, इस तय का तो बन जाएगा दे और ऊ जुड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों। LHS आता है लेफ्ट हैंड साइड, खूब अच्छे से पढ़ाया है क्लासों में। सदुपदेश, तदोपरांत, ये शब्द इसी प्रकार से बनेंगे और शब्द बन जाएगा सदोपदेश। या इस प्रकार से तत् धन उपरांत, तदोपरांत, इस प्रकार से आप इसे तदोपरांत भी कर देंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, फटाफट से बताइए अशुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा है? कैसे कैसे है? गंगा जी। उत्तर क्या है? आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म है, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, उसकी आपस में खूब पड़ती है और वह प्राय मेरे घर आता है। तो इसका उत्तर होगा 1 अशुद्ध वाक्य, आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म हैं। अशुद्ध वाक्य है। बाकी तुमने बहुत बड़ी भूल की है, उसकी आपस में खूब पड़ती है, वह प्राय मेरे घर आता है। तो तीनों सही हैं। बाकी अशुद्ध के रूप में आपका आजकल भ्रष्टाचार के बाजार, अरे बाजार क्या होते हैं भ्रष्टाचार के? जी हां, गर्म हैं। उत्तर क्या आएगा आपका? 1 आएगा। और गंगा का पाठ बहुत लंबा है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण संबंधी अशुद्धि है प्रिय विद्यार्थियों? निश्चित रूप से विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इसमें गंगा का पाठ बहुत लंबा है। लंबा बहुत, तो ये क्या है भैया? जी हां, गंगा का पाठ क्या होता है? लंबा और बहुत, दोनों लगा दिए तो विशेषण संबंधी अशुद्धि कर देंगे। नंबर 4, गंगा का पाठ बहुत लंबा नहीं चौड़ा है, इसे हम चौड़ा करेंगे। लंबा क्या होता है? गंगा का तो पाठ कहां तक? असीमित नदी है। पाठ क्या होता है? उसके किनारे वो जो, हाँ, जो एक छोर से दूसरे छोर पर होता है वो पाठ होता है। तो वो चौड़ा है ना कि लंबा है। लंबा तो गंगा लंबाई में बहती है कि इसकी लंबाई वहां तक पहुंची है, कहां से निकलती है, जी हाँ, और कहां तक जाती है, तो वो उसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गंगा का पाठ बहुत चौड़ा है। कोमलांगिनी सीता जी राम के साथ वन गई, वाक्य में किस शब्द में कर्ण अशुद्धि है? कोमलांगी। जी हाँ, कोमलांगी होता है, कोमलांगिनी नहीं होता प्रिय विद्यार्थियों, अशुद्ध है। कोमलांगिनी, कोमलांगी, कोमल अंगों वाली। शब्द क्या है? कोमल, धन अंगी, जिसके अंग कोमल हैं। ए और अंग मिलकर क्या बना? आ। और शब्द क्या बना? कोमलांगिनी नहीं, सीता जी गई नहीं। बिल्कुल उत्तर आएगा आपका
एक यानी 61वें में एक उत्तर को सही करें। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है अनहोनी सत्य होना, गलत कार्य को ठीक कर देना, वास्तविकता का ज्ञान होना, असंभव को संभव करना। कि पानी में आग लगा दी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी लगा दीजिए पानी में आग और असंभव को कर दीजिए संभव, क्योंकि आप हैं मेरे प्यारे सूरमा विद्यार्थी, अर्जुन हैं आप भाटिया आश्रम के, हम सब के। तो असंभव कार्य को संभव करना क्या होता है, पानी में आग लगा दी। तो हमारे प्यारे विद्यार्थी लगाएंगे पानी में आग। इस मुहावरे को चरितार्थ करेंगे। असंभव नहीं है नौकरी, यूपीएससी फाइट करना, आरपीएससी फाइट करना असंभव नहीं है। आप असंभव को भी क्या कर देंगे, संभव। मोहन अपनी गलती पर अत्यधिक लज्जित हो रहा था। वाक्य में किस मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए। पांव में बेड़ी पहनना, पानी पानी होना, लहले पे दहना होना, नशा उतरना। पानी पानी होना, पांव में बेड़ी क्यों पहना भैया, वो तो गलती कर रहा है तो पानी पानी होगा। जी हाँ, उत्तर सही होगा पानी पानी होना। पानी पानी होना, जी मोहन अपनी गलती पर पानी पानी हो रहा था। मुहावरे व अर्थ संबंधी, पानी के मोल बिकना, साधु हो जाना, पंख न मार पाना, फूल सूंघ कर रहना और फकीर हो जाना। मेरा मन लगा यार फकीरी में। तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ उत्तर होगा ही एक में दो, जी हाँ बी में तीन, एक में दो, पानी के मोल होना, एक में दो, बहुत सस्ता होना, पानी के मोल, पंख एक में दो, पंख न मार पाना, पहुंच में ना होना, न आना, जी चार, फल सूंघ कर रहना, कम खाना, फूल सूंघ कर रह जाना और फकीर हो जाना, साधु हो जाना। तो ये आपका जी हाँ, ए में दो, बी में तीन, बी में तीन और सी में चार, यानी कि पानी के मोल बिकना, बहुत सस्ता होना, पंख न मार पाना, पहुंच में ना होना, फूल सूंघ कर रह जाना, बहुत कम खाना। ये तो भैया फूल सूंघता है, अरे छोड़ो भैया फूल सूंघा ही तो। और फकीर हो जाना, साधु हो जाना। तो फकीरी में लगना यानी साधु के लिए आना। तो ए में दो, बी में तीन, सी में चार और डी में एक हो जाएगा। जो व्यक्ति शक्तिशाली पर क्रोध आने पर अपना क्रोध निर्बल व्यक्ति पर उतारता है, उसके लिए ही तो यह लोकोक्ति बनी है। देह धरे को दंडित दंड है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी के घर पड़े चोर लुटे कोई और, धोबी पर बस न चला तो गधे के कान, गधे के कान, जी हाँ गधे के कान उमेड़े। चार ही आएगा भैया बिल्कुल, धोबी पर बस न चला तो गधे के कान, कमजोर पर बेचारे मार रहे हैं, गधा कमजोर है इसलिए मार रहे हैं, धोबी पे जोर नहीं चल रहा है। लोकोक्ति व अर्थ वाला असंगत विकल्प है। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, अपने लोगों का हित करना, दूध पिलाकर सांप पोसना, शत्रु का उपकार करना, धर्म छोड़ कौन धन खाए, धर्म विरुद्ध कमाई सुख नहीं देती, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा प्रिय विद्यार्थियों, दूध पिलाकर सांप, जी एक उत्तर सही होगा। क्योंकि दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, दूसरे की वस्तु, दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, जी लंबा लंबा भात। अर्थ असंगत की बात है, ये असंगत है। इसका अर्थ होगा दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, लंबा लंबा भात यानी भात कहते चावल को, दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। तो ए करेंगे आप। और जहां कोई किसी की नहीं सुनता, जहां कोई किसी की नहीं सुनता, वहां समझदार व्यक्ति की आवाज नक्कार खानों में तूती की आवाज के समान लगती है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है अनुकूल परिस्थितियां न होना, विषय परिस्थितियों में कार्य करना, विषम परिस्थितियों में कार्य करना, अराजकता में सुनवाई ना होना और अपनी बात ढंग से न रख पाना। हाँ जी उत्तर क्या आएगा, अराजकता में सुनवाई, जी बिल्कुल तीर आएगा, जी उत्तर सही आएगा। क्योंकि जहां कोई किसी की नहीं सुनता, वहां समझदार व्यक्ति की आवाज नक्कार खानों की तूती की आवाज होती है, यानी अराजकता में सुनवाई न होना।
समान लगती है वाक्य में, आपका उत्तर विकल्प तीसरा ही होगा। प्रिय विद्यार्थी, जो व्यक्ति ध्रुव प्रतिज्ञा कर चुका है, कर लेता है, उसे निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आपने एलडीसी की प्रतिज्ञा ली है और प्रतिज्ञा एलडीसी की ऐसी ली है जहां जो आप में से विद्यार्थी जी बिल्कुल निश्चित रूप से पास हो जाएगा जो ऐसी प्रतिज्ञा लेगा। यानी कठोर परिश्रम करना, कठिन तपस्या करना, सही मार्ग पर चलना, अटल निश्चय करना। भैया देखो उत्तर क्या आएगा, निश्चित रूप से अटल निश्चय करना आएगा, क्योंकि ध्रुव प्रतिज्ञा करी है। और 69 में नाक चोटी काटकर हाथ में देना, मुहावरे का सही अर्थ है कहीं का ना छोड़ना, दुर्दशा करना, अपमानित करना, बहुत तंग करना। उत्तर 2, दुर्दशा करना, नाक चोटी काटकर हाथ में देना, दुर्दशा करना, कहीं का ना छोड़ना। और नाव में धूल उड़ना, मुहावरे का अर्थ है नाव पलट जाना, मोह माया में पड़ना, बेकार में बदनाम होना, भारी विपत्ति आ जाना। नाव में धूल कब पड़ती है भैया, जब बेकार में बदनाम होना, बेकार में बदनाम पड़ गया। भैया नाव में धूल क्यों उड़ेगी, नाव तो पानी में चलती है, पानी में धूल का क्या काम। जी हाँ, नाव में धूल उड़ना। जी मुहावरे का अर्थ संबंधी अनुचित युग्म नहीं है, पगड़ी रखना, तेल लेन देन करना, नारद मोह होना, अहंकार करना, पानी के मोल होना, बहुत कीमती होना, पानी में आग लगाना, असंभव को संभव करना। तो उत्तर क्या आएगा भैया, पानी में आग लगाना उत्तर सही होगा भैया, असंभव को। जी चौथा पानी में आग लगाना, ये तो आ चुका है वैसे भी। और ये इस हृदय विदारक घटना को देखकर पत्थर भी पसीज उठेगा। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है बेहोश हो जाना, होश ना रहना, निर्दयी को भी दया आना। उक्त तीनों प्रिय विद्यार्थियों क्या आएगा, जी हाँ इसमें 3 उत्तर होगा। निर्दयी को भी दया आना होता है पसीज जाना, और बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपने आप को संकट में डालना, अपना संकट दूसरे की ओर मोड़ना, और निजी व्यक्ति को संकट में डालना। 1 व 3 दोनों। जी बिल्ली के घंटे बिल्कुल 1 उत्तर आएगा, अपने आप को संकट में डालना उत्तर होगा 1। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप को संकट में डालना। और यह है सेकंड लॉ। संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि नई चीज की अपेक्षा पुरानी चीज को महत्व देना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है दुविधा में दोनों गए, पानी माया मिली न राम, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, अनुभवहीन होना। बिल्ली के गले में जी घंटी बजी है तो उत्तर आएगा 3। नया 9 दिन पुराना 100 दिन होगा प्रिय विद्यार्थियों, 100 दिन। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, उत्तर होगा 3। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आएगा। बुद्धिमान को क्या करेंगे जी, फटाफट से बताइए। बुद्धिमान को बुद्धिमत्ता की सीख देना अर्थ वाली लोकोक्ति है। धर्म छोड़कर धन कोई खाए, नानी के आगे ननिहाल की बातें, बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता, और नक्कार खाने में तूती की आवाज जा आती है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर आएगा 2। नानी के आगे ननिहाल की बातें मत किया करो, नानी के आगे ननिहाल की बातें। बुद्धिमान को बुद्धिमत्ता की सीख देना मूर्खता है। बुद्धिमान को बुद्धिमत्ता की सीख देना, तो नानी के आगे ननिहाल की बातें। ये आपके 75 प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों आपके हो जाते हैं। आशा करता हूं इन प्रश्नों का मिलान आपने अच्छे से किया होगा, उत्तरों को देखा होगा कि कहां आपने गलती की है। पुनः उन गलतियों पर काम करिए, अगले पेपर के लिए तैयार हो जाइए, फिर दीजिए अगला पेपर। मिलेंगे आपको रविवार को। मैं प्रेम शर्मा, भाटिया आश्रम के इस डिजिटल मंच पर अब आपसे लेता हूं विदा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप डिस्कस करने वाले हैं मेरे साथ एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज का पार्ट। एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑलरेडी आप काफी सारे टेस्ट कर चुके हैं और काफी सारे टॉपिक वाइज चीजों को कवर कर चुके हैं। आज का सेशन हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। यहां पर मैं आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन रीड करूंगा और जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनको मैं हल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सवाल है हमारे पास में, पहला है डेटा प्रिवेसी हैज बिग। अब प्रिवेसी क्या होता है? प्रिवेसी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को छुपा रखते हैं, सेंसर करके रखते हैं, आप नहीं चाहते दुनिया देखे, तो
डेटा प्राइवेसी आज के दिन बन चुका है एक सीरियस कंसर्न, यानी बहुत सोचने का एक मुद्दा बन चुका, बहुत सीरियसली हमें इसे सोचना पड़ेगा। किसमें? डिजिटल एज में। डिजिटल एज का मतलब है कि मैक्सिमम काम सारे के सारे ही कंप्यूटर पर, सॉफ्टवेयर पर डिजिटली हो रहे हैं, है ना। स्पेशली विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लाइक आधार कार्ड इन इंडिया। अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि आज के दिन हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। डिजिटलाइज का मतलब आपका एक आधार नंबर किसी के पास में हो या आपके पास में हो, आप उससे लगभग हर एक चीज को निकाल सकते हैं, हर एक चीज को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो आधार की वजह से सब चीजें कनेक्ट हो गई हैं। आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे इशू किया जाता है व्यक्ति के रहन के, मतलब कहां पे रहता है, रेजिडेंस पे, उसकी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब आंखों के रेटिना की फोटोज होती हैं, अंगूठे के निशान होते हैं, चेहरे का फोटो होता है। तो ये पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन बायोमेट्रिकल होता है और डेमोग्राफिक डेटा होता है कि इलेक्शन के दौरान आसानी से उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके। While it has made access to government service faster and more efficient, the idea of making Aadhaar mandatory has raised important question about individual privacy and data security। अब यहां पे एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई सरकार ने ये आधार वाधार बनाया है और इसका बहुत तगड़ा यूज है, बहुत फायदा है इसका। बहुत फायदा क्या है? जनता के लिए इजी हो गया है कि ये सब चीजों का इस्तेमाल करना। जनता के लिए क्या हो गया? इजी हो गया। सरकार के लिए इजी हो गया। लेकिन एक पंगा और क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि आधार आने की वजह से आपकी प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार जब चाहे, जो डेटा चाहे, जो फैक्ट चाहे, जो कॉन्सेप्ट चाहे, वो तुरंत निकाल सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते। डेटा सिक्योर नहीं है। कोई भी बंदे ने अगर आपका आधार या फिर आपके डॉक्यूमेंट से थोड़ी सी अप्रोच कर ली तो वो आपको इजीली चीट कर सकता है। मैनी पीपल वरी दैट, जब बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसको सरकार ने स्टोर करके रखा हुआ है, एक डेटा बेस बना रखा है, मे एक्सपोज सिटीजन टू रिस्क। अगर गलती से डेटा लीक हो गया, गलती से लीक हो गया तो खतरा बढ़ जाएगा। मिसयूज और अनऑथराइज सर्विलांस जो है, सर्विलांस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कौन कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा, सारे डेटा, सारे आधार, सब चीजें पकड़ी जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे सोचे तो सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट आधार हेल्प्स रिड्यूस करप्शन, eliminate duplicate identity and ensure that welfare benefit reach the right individual। अब दो प्रकार के लोग हैं जो आपस में विवाद कर रहे हैं। एक लोग वो हैं जो सपोर्ट करते हैं कि सरकार का काम आसान हो गया, बहुत सारे काम जल्दी हो रहे हैं, सरकार हर चीज को इजीली रिकॉग्नाइज कर रही है और कोई इशू भी नहीं है, मतलब सब चीजें ओके। दूसरी तरफ, एक तरफ वो लोग कहते हैं कि भाई डेटा अगर उड़ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। द चैलेंजेस लाइज इन बैलेंसिंग कन्वीनियंस विद प्राइवेसी। सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है कि कन्वीनियंस जो है, मतलब आसानी से किसी चीज को कैसे मैनिपुलेट करना है, इसका एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ट्रांसपेरेंसी इन डेटा यूज एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर मिसयूज आर एसेंशियल टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग सिटीजन्स। अब जनता डिमांड क्या कर रही? जनता डिमांड कर रही है कि भाई चलो ठीक है, आपने आधार बना दिया, आपने सब कुछ बना दिया, अब एक काम कर लो। सरकार क्या कहती है? एक काम कर लो। काम ये करना है कि अगर कहीं पर इसका कोई मिसयूज करता है या कहीं पे कोई सर्विलांस में गड़बड़ पाई जाती है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा जाए, ताकि हर आम आदमी जो भी अपने आधार का या जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर चिंतित है, उसे एक बात ध्यान रहे कि आपके डॉक्यूमेंट मिसयूज नहीं होंगे, उसे जनता को भरोसा रहे। Ultimately, the success of Aadhaar depend on how well the system protects personal information while delivering its intended benefit। अब सबसे ज्यादा सक्सेस तो तभी कंसीडर होगी ना, सबसे बड़ी सक्सेस कब कंसीडर होगी? सक्सेस तब कंसीडर होगी जब आप आसानी से ये पहचान करने लग जाएंगे। क्या पहचान करने लग जाएंगे? कि भाई सरकार ने डेटा को, आधार को ढंग से स्टोर किया है और बहुत अच्छे ऑथेंटिक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज द मैंडेटरी यूज ऑफ आधार रेज कंसर्न अमंग सिटीजन? कि आधार का इस्तेमाल करना इस समय लोगों के लिए चिंता का विषय क्यों बना हुआ है? अब इसे मुश्किल है यूज करना। भाई यूज तो जनता ने थोड़ा ना करना, सरकार यूज करेगी। सबसे बड़ा पॉइंट ये कि मिसयूज हो सकता है पर्सनल इंफॉर्मेशन और हमेशा एक रिस्क बना रहेगा। रिस्क बना रहेगा कि कोई भी इसे गड़बड़ी ना करे। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ आधार
कौन सा एडवांटेज है जो पैसेज में बताया गया। अब जाहिर सी बात है, एक तो कमी बताई गई है, एक बताया गया है, क्या बताया गया है, इसका एडवांटेज बताया गया। एडवांटेज क्या है भाई, सरकार का खर्चा बढ़ गया, गलत। ये सर्विस डिलीवर करना और कॉम्प्लिकेट यानी कठिन बना दिया, गलत। एक चीज हो गई, एफिशिएंट है, बहुत आसान है, जनता को जो मुनाफे भेजने हैं या जनता को जो मुनाफे पहुंचने चाहिए वो आसान हो गए, बहुत आसानी से वो चीजें जनता तक पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, व्हाट इज द मेन चैलेंज डिस्कस्ड रिगार्डिंग आधार। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है आधार को इस्तेमाल करने के अंदर, आधार को इस्तेमाल करने के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज एक ये है कि उस डेटा को प्राइवेसी कितनी ज्यादा मिल रही है। डेटा की प्राइवेसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इसका बेनिफिट रहेगा। तो डेटा प्राइवेसी को बैलेंस करना है, कन्वीनियंस और डेटा प्राइवेसी। आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज नेसेसरी टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन आधार। भाई सरकार क्या करे जिससे आधार कार्ड पे जनता का ट्रस्ट बन जाए। तो जवाब है इंक्रीज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट बढ़ाओ, नहीं। लिमिट कर दो, इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा, गलत। स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ऐसे कानून बना दो कि गलती से कोई पकड़ा गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगला सवाल है व्हाट रिस्क इज एसोसिएटेड विद सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज इन आधार। भाई क्या कारण है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, कौन सा रिस्क है। भाई रिस्क यह है कि सेंट्रली पूरे केंद्र के पास में डेटा की इंफॉर्मेशन है, गलती से डेटा लीक हो गया, गलती से डेटा लीक हो गया या अनऑथराइज्ड लोगों के हाथ में आ गया, तो ये सोच लीजिएगा कि बैंक से लेकर पैन नंबर और बाकी लगभग सारी डिटेल्स जो हैं वो इसी में आ जाएंगी, और इसी में अगर आ जाएंगी तो लोग फंस जाएंगे, है ना। तो आंसर बन गया हमारे पास। अगला सवाल क्या है, मिसयूज का सिनोनियम बताना है पैसेज के अनुसार। मिसयूज होता है एक तरीके से दोहन करना, गलत इस्तेमाल करना। गलत इस्तेमाल के लिए एक ही शब्द है, बाकी तीन इसके समान रूप है, प्रॉपर यूज, प्रोटेक्शन और सपोर्ट। तो ये तीनों समान रूप है। एफिशिएंट का हमें एंटोनियम ढूंढना। एफिशिएंट क्या होता है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनएफिशिएंट होता है बेअसर, बेअसर जिसका कोई असर नहीं है, तो बेअसर हो गया। अगला सवाल क्या है, एक और पैसेज आ गया। अब पैसेज है तो जाहिर सी बात है इसे फिर से पढ़ते हैं। उम्मीद है वैसे आपने ये जो वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखने से पहले इस पूरे पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ चुके होंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। सवाल हमारे पास में फिर से शुरू होता है, इन द डिजिटल एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बिकम पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आसान है कि डिजिटल मीडिया की एज है भाई, हर चीज कंप्यूटर पर है और डेटा जो ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेशन करना है या इंफॉर्मेशन भेजनी है या रिसीव करनी है बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। बट दे हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रैपिड स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम छोटी सी, फर्जी न्यूज, नकली खबरें बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, नकली खबरें डेवलप हो रही है, जिससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम छोटी सी आ रही है क्या, कि कोई भी नकली खबर फैलाकर, अफवाह फैलाकर कोई भी गलत कृत्य या काम किया जा सकता है। फेक न्यूज रेफर्स टू फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन present as fact, often designed to influence public opinion और create a confusion। अब ये जो फेक न्यूज है ये जनता के बीच में उल्टी सीधी जानकारी देकर के जनता को पैनिक क्रिएट किया जाता है। अब छोटा सा एग्जांपल है, अभी जैसे बीच में एक खबर आई कि बच्चा चोरी करने वाले संत घूम रहे हैं। अब लोगों को ये जानकारी गड़बड़ लगी, अब दो संतों को पकड़ा और बेसिकली क्या किया, पाल घर के अंदर दो साधुओं को पीट पीट के मार दिया। कायदे से वो बच्चा चोर नहीं थे, उनका कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये कि उनको पकड़ा और मार दिया। अब ये फर्जी खबर अगर नहीं होती तो दो लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ड्यू टू द स्पीड एंड वाइड रीच ऑफ सोशल मीडिया सच कैन spread quickly before it verified. Many users share information
without checking the authenticity which increase the problem। अब कहता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि मैसेज इतनी फास्टली जाते हैं, इतनी तेजी से जाते हैं कि ये जानकारी कितनी जल्दी, गलत जानकारी कितने सारे लोगों के हाथ में पहुंच जाती है, ये एक चिंता का विषय बन चुका है। सबसे बड़ा विषय बन चुका है। क्या बना ये? चिंता का विषय। क्यों बना भाई चिंता का विषय? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लोगों तक एक गलत इंफॉर्मेशन और वही लोग आगे 10-10। अब सपोज करो कोई गलत इंफॉर्मेशन मैंने फैलाई, वो 50 लोगों तक यूं पहुंच गई और 50 ने और आगे तक पहुंचा दी, तो ऐसे गलत इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, दिस कैन लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग पैनिक, सोशल अनरेस्ट एंड डैमेज टू रेप्यूटेशन। अब इससे क्या होता है? प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लोग घबरा सकते हैं, भगदड़ मच सकती है, आम आदमी की इज्जत खराब हो सकती है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया प्ले पॉजिटिव रोल इन कनेक्टिंग पीपल एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाइवर्स व्यू पॉइंट। अब इसके सोशल मीडिया के फायदे हैं, अभी तक हमने पढ़ा नुकसान। फायदे है कि लोग एक दूसरे को पहचानते, जुड़ते हैं। चैलेंजेस लाइज इन यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबली। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? चैलेंज ये कि अगर तमीज से यूज किया जाए, गलत इंफॉर्मेशन फैलाओगे तो फंस जाओगे, फंसाओगे दुनिया को। गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एंड फैक्ट चेक हैबिट्स। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या जो इंडिविजुअल्स हैं, इनको इकट्ठे काम करना पड़ेगा, इसकी लिटरेसी सिखानी पड़ेगी और फैक्ट चेकिंग की हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड वेरीफाइंग सोर्सेज बिफोर शेयरिंग इंफॉर्मेशन आर essential steps in reducing the effects of fake news, impacts of fake news। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कोई भी फर्जी खबर फैलाने से पहले भाई तथ्यों को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना चेकिंग के जो जो तथ्य भेजे जा रहे हैं, जो जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, इसीलिए सोशल मीडिया बेनिफिट्स तो है लेकिन कंट्रोल्ड है अगर मिस इंफॉर्मेशन पर, और हेल्दी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है, और फर्जी लोगों के लिए बहुत गलत सेक्शन ये बन जाता है। अगला सवाल है, व्हाई इज फेक न्यूज एबल टू स्प्रेड रैपिडली ऑन सोशल मीडिया? फेक न्यूज क्यों फैलती है? अब कहता है फेक न्यूज कम्युनिकेशन को लिमिट करती है? नहीं, अनलिमिट करती है, बल्कि फैलाती है। ठीक है, तो यूजर ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग। अब क्या कहता है, व्हाई इज फेक न्यूज एबल टू स्प्रेड रैपिडली? बिकॉज ऑफ फास्टर शेयरिंग। एक मिनट, बिकॉज ऑफ फास्टर शेयरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये शेयर बहुत जल्दी होती है, इसीलिए रैपिडली इसको नुकसान हो सकता है। नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द वन मोर रीजन फॉर द इंक्रीज इन फेक न्यूज सर्कुलेशन? मेजर रीजन क्या है? ठीक है, यूजर क्या करता है? विदाउट ऑथेंटिसिटी चेक किए इसको और आगे बढ़ा देता है। न्यूज पढ़ ली, गड़बड़ है, और आगे बढ़ा दी, और आगे बढ़ा दी, और आगे बढ़ा दी। सारी फर्जी खबरें रोटेट करते रहते, इसलिए बहुत तेजी से फैलते। व्हाट कैन बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेक न्यूज? क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? पब्लिक में पैनिक फैल सकता है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, जनता इधर उधर भगदड़ में आ सकती है, और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगला सवाल क्या है, व्हाट पॉजिटिव रोल ऑफ सोशल मीडिया इज हाईलाइटेड इन द पैसेज? क्या रोल है, पॉजिटिव रोल है सोशल मीडिया का? अब ये लोगों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है और अलग अलग पॉइंट्स प्रेजेंट करता है। अब लोग जुड़ते हैं, अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं, हर एक बंदा अपने व्यूज प्रेजेंट करता है, तो एक लोगों की नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन चैलेंज डिस्कस इन द पैसेज? अब यहां पे पैसेज का मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज है सबसे बड़ा, सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज करो और मिस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करो। अब कॉमन सी बात है, बहुत सारे लोग जो है इंफॉर्मेशन के, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी एक आध ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति क्या है? एक आध ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब जो जो व्यक्ति एक आध ग्रुप से जुड़ा है तो वो उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। वो ग्रुप में कोई व्यक्ति अगर बिना जांचे परखे वो और 10 ग्रुपों में शेयर कर देगा। इससे क्या होगा? मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, है ना। सॉल्यूशन क्या है रिड्यूस करना हो अगर इसको तो सबसे पहला है फैक्ट्स को चेक किया जाए, जनता को लिटरेट किया जाए, जनता को समझाया जाए कि किसी भी चीज को शेयर करना है तो शेयर करने से पहले आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या शेयर कर रहे हो, क्यों शेयर कर रहे हो, उसका क्या लॉजिक और असर पड़ सकता है। अगला सवाल है मिसलीडिंग का अर्थ क्या है पैसेज का सिनोनियम में? तो मिसलीडिंग का सिनोनियम होता है डिसेप्टिव। मिसलीडिंग होता है धोखा देना, धोखा देना किसी चीज को। क्लियर, ऑनेस्ट और एक्यूरेट होता है सटीक। तीनों सिनोनियम है, एक ही अर्थ है।
रैपिड का विरोध करना। रैपिड क्या होता है? कोई चीज तुरंत जा रही है, तो फास्ट तुरंत का रैपिड का ही, क्विक और इमीडिएट केवल एक शब्द है, स्लो जो अपोजिट है। अगला सवाल क्या है? इन ऑफिशियल लेटर वेयर इज सेंडर्स एड्रेस प्लेस। सेंडर एड्रेस का कहां पे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं? अब सेंडर एड्रेस, ऑफिशियल लेटर्स की हम बात करते हैं तो सेंडर एड्रेस कहां लिखा जाता है? पहली बात, सेंडर्स एड्रेस हमेशा लेफ्ट में आता है और वैसे भी लेफ्ट फ्रेमिंग में ही मैक्सिमम हिस्सा चलता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सैल्यूटेशन इन ऑफिशियल लेटर? सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लेटर में सैल्यूटेशन क्या होता है? जब हम किसी को रिस्पेक्ट में कोई नाम देते हैं, तो रिस्पेक्ट में नाम देने के लिए हम नाम देते हैं। ऑफिशियल लेटर में तो हम देंगे रिस्पेक्टेड मैडम और रिस्पेक्टेड सर, और अगर हम इसकी जगह अगर कोई और यूज कर रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर है, तो हम डियर फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं, माय डियर भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर? डेमी ऑफिशियल लेटर का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये समझना है, तभी आप आगे इसका उत्तर कर पाएंगे। तो कोई बताएगा कि इसमें क्या होता है डेमी ऑफिशियल लेटर? डेमी ऑफिशियल लेटर, इसका मेन पर्पस क्या होता है? तो भाई डेमी का मतलब, ऑफिशियल होता है कंप्लीट और डेमी का मतलब होता है आधा, लगभग। तो ऐसी इंफॉर्मेशन या इनफॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, पहली बात आप ऑफिशियली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन इनफॉर्मल मैनर के अंदर, वहां पर आप कोई सर मैडम या इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डेमी ऑफिशियल लेटर? डेमी ऑफिशियल लेटर में इनमें से क्या यूज किया जाता है? सब्जेक्ट लाइन मैंडेटरी है, सब्जेक्ट लाइन ओमिट कर दी, नो सैल्यूटेशन, नो सिग्नेचर। कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर? कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर? जल्दी से देखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जब हम डेमी की बात करते हैं और ऑफिशियल लेटर नहीं है, ऑफिशियल लेटर नहीं है, तो डेमी ऑफिशियल लेटर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सैल्यूट, सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं। किसको गायब कर देते हैं? सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? द क्लोजिंग ऑफ एन ऑफिशियल लेटर यूजुअली इंक्लूड, जब हम अंत करते हैं तो क्या लिखा जाता है? ऑफिशियल लेटर में लविंगली कभी नहीं आता है, बात ये रखना। ऑफिशियल लेटर में फेथफुली आता, चीयर्स कभी नहीं आता है। अगला सवाल है, डेमी ऑफिशियल लेटर, हाउ इज द रेसिपिएंट्स एड्रेस? रेसिपिएंट्स एड्रेस कैसे होता है? रेसिपिएंट एड्रेस का मतलब जब आप किसी को बुलाते हैं, रेसिपिएंट करते हैं, रिसीवर का एड्रेस कैसे नाम आता है? तो भाई क्योंकि डेमी ऑफिशियल लेटर है तो माय डियर के साथ नाम जोड़ना जरूरी हो जाता है। माय डियर के साथ नाम जोड़ना जरूरी होता है। माय डियर राकेश, माय डियर जो भी नाम है ऐसे जोड़ा जाता है। डेट कहां प्लेस होती है भाई? वेयर इज द डेट प्लेस्ड? जल्दी से सोचिए। डेट यूजुअली या तो आप हमेशा जब लिखते हैं तो सेंडर एड्रेस के बाद लिखते हैं। सेंडर एड्रेस के बाद ज्यादातर हम इस डेट को लेफ्ट में लिखते हैं। जो डेट्स होती है वो ज्यादातर किस में जाती है? लेफ्ट में जाती है। लेकिन डेमी ऑफिशियल के अंदर आजकल हम राइट में भी लिखने लग गए हैं। अगला सवाल क्या है भाई? व्हाट डिस्टिंग्विशिंग ए डेमी ऑफिशियल लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल लेटर? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ एक है कि डेमी ऑफिशियल लेटर जो है पर्सनल टोन्स को दिखाता है। किसको दिखाएगा? डेमी ऑफिशियल लेटर जो होगा केवल पर्सनल टोन्स को दिखाएगा। पर्सनल टोन का मतलब होता है बोलने का तरीका बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, रेफरेंस नंबर क्या होता है? विच फॉर्मेट इंक्लूड, जिसमें रेफरेंस नंबर दिया जाए तो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जहां पे एक एक चीज का नंबर, डेट, सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, इन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस द सब्जेक्ट लाइन इज, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस की बात हो रही है, सब्जेक्ट लाइन वैसे क्या होती है? पहली बात तो जब हम बात करते हैं ऑफिशियल लेटर्स की, जब हम बात करते हैं ऑफिशियल लेटर्स की, तो ऑफिशियल लेटर्स की जब बात की जाती है ना, तो डेट्स जो होती है ना वो हमेशा, या सब्जेक्ट जो पूरा फॉर्मेट होता है वो मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य होता है, आप इसे गड़बड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मन आया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। पुराने टाइम में तो स्कूल्स में फॉर्मेट के नंबर भी कटते थे, जो अब भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर? ऑफिशियल लेटर का पार्ट नहीं है, तो निकनेम ऑफिशियल लेटर का पार्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सैल्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, इन डेमी ऑफिशियल लेटर्स द सिग्नेचर इज यूजुअली, सिग्नेचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विदाउट नेम, विद फुल डिजिग्नेशन, विद फर्स्ट एंड इनफॉर्मल स्टाइल, विद इनिशियल्स। अब डेमी ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? नॉट एग्जैक्ट ऑफिशियल, नॉट
एग्जैक्ट ऑफिशियल, नॉट एग्जैक्ट ऑफिशियल होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम नाम को इनफॉर्मल स्टाइल में साइन कर देते हैं। पहला नाम लिख दिया और इनफॉर्मल स्टाइल में इसको एंट्री कर दी। What is the primary function of an official letter? ऑफिशियल लेटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई? प्राइमरी पर्सनल रिकॉर्ड और फॉर्मल कम्युनिकेशन। कैजुअल, भाई कैजुअल अपडेट तो हो नहीं सकती है, रिकॉर्ड और फॉर्मल कम्युनिकेशन ही हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल लेटर है। ऑफिशियल लेटर का प्राइमरी फंक्शन, पर्सनल थिंग्स की उधर बात नहीं होती है। अगला सवाल क्या है भाई? इन ऑफिशियल लेटर एनक्लोजर आर इंडिकेटेड बाय। एनक्लोजर को अटैचमेंट से हालांकि हम इंडिकेट करते हैं, फिर भी एनक्लोजर को कैसे इंडिकेट किया जाता है? एनक्लोजर को आप कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अटैचमेंट तब होता है जब हम चीजें ऐड करते हैं, लेकिन एनक्लोजर का पहचान बना लो, पहचान बना लो। पहचान क्या है एनक्लोजर की? एनक्लोजर की पहचान एक छोटी सी है। एनक्लोजर की पहचान क्या है? ENCL। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेमी ऑफिशियल लेटर? कौन सा बेस्ट इंफॉर्मेशन है? लीगल डॉक्यूमेंट, सेमी फॉर्मल कम्युनिकेशन, पर्सनल डायरी, एडवर्टीजमेंट। एक ही आंसर है हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं। द इनसाइड एड्रेस ऑफ एन ऑफिशियल लेटर रेफर्स टू। भाई ऑफिशियल लेटर के अंदर जो अनसाइड जो एड्रेस होता है, अंदर जो एड्रेस होता है, अंदर जो एड्रेस होता है वो किसका एड्रेस है? भेजने वाले का, रिसीवर का, ईमेल एड्रेस या ऑफिस कोड? कायदे से अंदर के एड्रेस की बात की जा रही। अंदर के एड्रेस, अब एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। अब एड्रेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब अंदर जो अगर एड्रेस है तो वो रिसीवर एड्रेस होगा। क्या होगा? लेटर में जो अंदर एड्रेस है, ठीक है, वो होगा रिसीवर्स एड्रेस। विच क्लोजिंग इज सुटेबल फॉर अ डैमी? मतलब कौन सा डैमी लेटर के अंदर चाहिए? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स एवर या योर्स ओबीडियंटली। कायदे से आपने एक एक वर्ड कई कई बार यूज किया है, कई कई बार यूज किया है, तो ऐसे में आप याद रखिएगा, याद करना है, क्या याद करना है? सिंसियरली। Why are डेमी ऑफिशियल लेटर्स प्रेफर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में क्यों इनका यूज किया जाता है? चीपर है, फास्टर एंड मोस्ट इफेक्टिव है, दे आर लीगल डॉक्यूमेंट, दे आर कॉन्फिडेंशियल। तो कायदे से आप क्या लगता है भाई, डेमी ऑफिशियल लेटर्स कैसे होते हैं? डेमी ऑफिशियल लेटर्स कायदे से जो भेजे जाते हैं वो फास्टर होते हैं। क्या होते हैं? फास्टर और मोर इफेक्टिव होते हैं। और आप जब भी किसी से बात करेंगे तो आप भी चाहेंगे कि आपके पत्र का, आपकी बातों का जो परिणाम है वो ज्यादा निकले, रिजल्ट ज्यादा निकले। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस? नोटिस का पर्पस क्या है? बड़ी संख्या में आप जानकर नोटिस कहाँ लगाते हैं? एक एंट्रेंस पे या एक ऐसे स्थान पर नोटिस लगाते हैं जहां पर एक बार के अंदर ज्यादातर लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचे। ज्यादातर लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचे तो इन्फॉर्म करना है बड़े ग्रुप और इवेंट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इवेंट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो लेटर का जो प्राइमरी पर्पस होता है नोटिस का वो यही होता है। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ नोटिस? नोटिस के टॉप पर क्या लिखा जाता है? ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट होता है। यहां पे उस संस्थान का नाम आता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है जो इसे लिखवा रहा है। तो नाम अगर आता है तो ये सबसे ऊपर है, टॉप तो यही है भाई, है ना? तो यहां पे किसका नाम आएगा? भेजने, लिखवाने वाले का। द वर्ड नोटिस इन अ नोटिस फॉर्मेट इज यूजुअली रिटन। कैसे लिखा जाता है नोटिस? नोटिस कैसे लिखा जाता है भाई? नोटिस जो होता है ये हमेशा बड़े कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाएगा। जैसे आप लिखते हैं तो NOTICE, ये हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ओके, व्हाट शुड फॉलो इमीडिएटली आफ्टर द वर्ड नोटिस? नोटिस के बाद तुरंत क्या आता है भाई? सिग्नेचर अंत में आता है, एड्रेस आ नहीं सकता, एनक्लोजर अंत में आएगा, तो भाई यही आ सकता है टाइटल ऑफ द नोटिस। क्यों लिखा जा रहा है? अगला सवाल हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द लैंग्वेज ऑफ अ नोटिस। नोटिस में लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर्मल, क्लियर, कंसाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 114 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल? कौन सी चीज इसेंशियल नहीं है?
भाई डेट होना जरूरी है, अथॉरिटी का नाम होना जरूरी है, हेडिंग होना जरूरी है, ये वाला हिस्सा जरूरी नहीं है। पर्सनल ओपिनियन कौन देता है? नोटिस का मतलब होता है कम टाइम में, कम पार्ट में छोटा पत्र लिखना है और सारी जानकारी देनी है। तो आंसर तो यही है भाई। अगला सवाल क्या है? वेयर सिग्नेचर प्लेस्ड इन नोटिस, सिग्नेचर कहां प्लेस्ड होता है? पहली बात, मिडल में तो सिग्नेचर आ नहीं सकता है, टॉप में भी सिग्नेचर नहीं आता है, हेडिंग के नीचे भी नहीं आता है, तो बॉटम में लिख सकते हो सिग्नेचर, और कहीं नहीं आता है। अच्छा जी, लिमिट क्या होती है एक नोटिस की? ओके, व्हाट इज द आइडियल लेंथ? नोटिस की जो लिमिट होती है 50 से 70 वर्ड होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। नोटिस की जो लेंथ होती है वो 50 से 70 वर्ड हो सकती है, इससे ज्यादा नोटिस की लेंथ नहीं हो सकती है। अगला सवाल क्या है भाई? नंबर नेक्स्ट है, विच क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी वाइल ड्राफ्टिंग नोटिस? कौन सा क्वेश्चन नेसेसरी है ही नहीं? कौन सा क्वेश्चन? भाई इवेंट होना जरूरी है, कब होना जरूरी है, कहां होना जरूरी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं आती है। व्हाट टोन, कैसी टोन होनी चाहिए? न्यूट्रल टोन चाहिए भाई, बिल्कुल न्यूट्रल। हाय हेलो करने नहीं आए, क्योंकि ये नोटिस उनको भी जाएगा जिनको आप जानते हैं, उनको भी जाएगा जिनको आप नहीं जानते हैं। तो उसमें आपका नोटिस का जो लॉजिक होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इशूइंग अ टेंडर? अब ये टेंडर की बात आ गई, अब नोटिस खत्म हो गया, टेंडर की बात आ गई है बच्चा जी, यहां पर टेंडर की बात आ गई है। तो टेंडर क्या होता है? टेंडर होता है कि भाई सरकार कहती है कि भाई हम ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और इस प्रोडक्ट पे जो जो व्यक्ति सर्विसेज देना चाहता है या ये हमारे इंफॉर्मेशन में कैरी करना चाहता है, वो बंदा आकर काम करे। तो इनवाइट किया जाता है बोली लगाने वालों को कि आओ और हमारे गुड्स और सर्विसेज के लिए बोली लगाओ। जो जो हमारे गुड्स के लिए, जैसे रोड बनाने का टेंडर निकला, हर आदमी आएगा, अपना एक टेंडर लेगा, अपनी एक इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ भाई ये एक इन्फॉर्मेशन है, तुम एग्री है तो बता दो, नहीं है तो रहने दो। अगला सवाल क्या है हमारे पास में? अगला सवाल हमारे पास में क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच सेक्शंस अपीयर एट द टॉप ऑफ अ टेंडर? टेंडर के ऊपर क्या चीज लिखी जाती है? अब सबसे पहले टॉप की बात में, तो टॉप में तो भाई नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आएगा। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आता है और कुछ आ ही नहीं सकता। कौन इसको इशू कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर? NIT। भाई यहां पे NIT का मतलब नाम से पढ़ो, नोटिस क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। ये एक ऐसा नोटिस है जो लोगों को बुलाने के लिए कि आओ और बोली लगाओ। तो यहां पे अनाउंस करना है, इनवाइट करनी है बिड्स को। बिड्स का अर्थ क्या होता है? बोली लगाना। 20 लाख, 20 लाख एक, 30 लाख एक, ऐसे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल डिटेल इन बॉडी ऑफ टेंडर? भाई इसेंशियल डिटेल में बॉडी में क्या होना चाहिए? सबसे पहला है पर्सनल ओपिनियन, स्कोप ऑफ वर्क, इमोशनल अपील। नहीं, इनमें से सिर्फ एक चीज आएगी और कोई चीज नहीं आएगी। इसको देख लीजिए, केवल और केवल स्कोप ऑफ वर्क आएगा। क्यों लिखा जा रहा है? काम का क्या स्कोप है, बात खत्म। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे EMD है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रेफर्स टू। यहां पे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अब वर्ड पढ़ो क्या है? डिपॉजिट। डिपॉजिट का अर्थ क्या होता है? पैसा जो जमा करवाया जाता है। एक जमा किस लिए कराया जाता है? कि कल को हम नहीं कर पाए, घाटा हुआ या कुछ भी गड़बड़ हुआ या भाग गए, तो वो पैसा सरकार आपको रिफंड नहीं करेगी। अगला सवाल है, विच सेक्शन स्पेसिफाइज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट का मतलब क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपोर्टेंट डिटेल और शेड्यूल ही हो सकता है और कोई तो नहीं हो सकता है। अब लास्ट डेट का मतलब क्या होता है? भाई डेट्स और शेड्यूल है कि भाई आपको कब तक जमा कराना है। आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से लगे हुए हैं कभी भी जमा करा देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जैक्ट डेट दी जाती है। अगला सवाल है 125 नंबर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? भाई जो बिड लगाने वाला है ना तो हॉबी की बात करेगा, एडवर्टीजमेंट नहीं ना, वो सिर्फ ये देखा जाता है कि आप माना 2 करोड़ की बिड लगाने आ गए, जेब में और आपके अकाउंट में 50,000 भी नहीं है, कैसे पूरी करोगे भाई? वो पूरी हो ही नहीं सकती। अगला सवाल है, द टेक्निकल बिल्ड मेनली कंटेन, टेक्निकल बिड क्या होती है भाई? प्राइस डिटेल, कंपनी कैपेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट, पेमेंट रिसीट और सिग्नेचर। अब टेक्निकली बिल्ड क्या होता है? टेक्निकल बिड का मतलब समझना है क्या है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, टेक्निकल बिड। अब टेक्निकल बिड क्या होता है? कि कंपनी कितनी सक्षम है, कितनी योग्य है, क्या वो हमारे पास काम करने में सक्षम है या नहीं है।
कौन सा सेक्शन जो है आउटलाइन करता है रूल्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिडर्स? अब टर्म्स एंड कंडीशन ही हो सकता है, ये तो हो सकता है और कोई तो सेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला पार्ट, व्हाई इज क्लैरिटी इंपॉर्टेंट इन टेंडर डॉक्यूमेंट? क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, फेयर कंपटीशन हो, पार्टिसिपेशन को रिड्यूस करना है, क्या कंफ्यूज करना है? ये तो हो नहीं सकता, लेंदी भी नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सकती है। आप कभी भी किसी को बिड लेने के लिए बुलाते हैं, किसी भी काम के लिए बुलाते हैं, तो आपका एक उद्देश्य होता है कि जो आपके पास में बिड लगाने आ रहा है वो हर चीज को क्लैरिटी से जानता हो। अगला सवाल है भाई, अधिसूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना को करेक्ट अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहा जाता है। नोटिफिकेशन, अधिसूचना, पहले से जानकारी दी जा रही है। अगला सवाल है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा दो शब्द होते हैं। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। ज्ञापन वैसे किसको कहते हैं? आपका क्या क्या कर सकते हो, आपका उद्देश्य क्या है, आप किसी काम के लिए क्या मेंटेलिटी रखते हैं। अगला वर्ड है संलग्नक। अगला वर्ड है हमारे पास में, उसको देखते हैं क्या अर्थ बनेगा। अगला वर्ड हमारे पास में कि आप साथ में क्या चीजें जोड़ रहे हैं, संग क्या जोड़ रहे हैं, संग क्या जोड़ रहे हैं। तो संग जोड़ने के लिए आता है आपके पास में अटैचमेंट और अपेंडिक्स। अगला वर्ड है फॉरवर्ड। का मतलब क्या था? फॉरवर्डेड का मतलब चीजें आगे से आगे, आगे से आगे भेजी जाती हैं। जब चीजें आगे से आगे भेजी जाती हैं तो अग्रेषित, आप बोलते हैं अग्रेषित। क्या बोलते हैं? अग्रेषित। अगला सवाल है मसौदा क्या होता है? मसौदा का अंग्रेजी वर्ड फाइनल कॉपी, ड्राफ्ट। वैसे ड्राफ्ट कहते हैं मसौदे को कि दो लोगों के बीच में क्या जानकारी रखी गई है उसे हम क्या बोलेंगे? मसौदा। और मसौदे को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या? ड्राफ्ट। दो लोगों की आपसी सहमति से जो बना हो। अगला सवाल है ऑब्फस्केट का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? ऑब्फस्केट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। क्लैरिटी, कंफ्यूज, सिंप्लीफाई और इल्यूमिनेट। ऑब्फस्केट का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली पजल कर देना। वैसे होता है इसको पजल कर देना। ऑब्फस्केट ये एक ऐसा वर्ड है जो यूजुअली इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर ऐसे शब्द देता ही नहीं है जो यूजुअली इस्तेमाल हो। इसको याद करने का तरीका क्या है? ओब, ओब के बाद फंस गया, फंस गया क्या करते हुए? एट करते हुए। अब क्या करें? पैनिक की सिचुएशन हो गई, कोई चीज फंस गई। अब फंस गई एट करते समय, तो गले में कोई चीज अटक जाती तो लोग घबरा रहे थे, करें क्या, सांस नहीं आएगी, है ना? तो कंफ्यूज करना कहते हैं। एलिविएट का अपोजिट होता है, एलिविएट होता है किसी चीज को बाहर निकालना, सुकून देना, है ना? तो अब एलिविएट होता है शांति करना, तो आप इसे इंटेंसिफाई कहते हैं, असर को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, इतना असर बढ़ा देना कि समझ ही ना आए क्या करना है क्या नहीं करना। अगला वर्ड आता है यूबिक्विटस का अपोजिट देखना है। यूबिक्विटस ऑमनीप्रेजेंट, रेयर, कॉमन, फ्रीक्वेंट। तो वर्ड है हमारे पास में क्या है? यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? यूबिक्विटस का मतलब होता है जब भी आपके पास में कभी ये वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि यूबिक्विटस, अब ये बेसिकली इसे रेयर कहा जाता है। ऑमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। रेयर हमारा आंसर होगा। फ्रीक्वेंट होता है हर कुछ समय के अंदर। प्रैग्मेटिक का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? आइडियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, इमोशनल और अनरियलिस्टिक। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्ड से प्रैग्मेटिक बना है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो सकता है प्रैग्मेटिक का अर्थ, और कुछ हो सकता है, तो इसका एक ही अर्थ बनेगा हमारे पास में, क्या बनेगा? प्रैक्टिकल। कैंडिड होता है बेसिकली फ्रैंक, फ्रेंडली, और अपोजिट होता है डिसाइटफुल, धोखेबाज। अगला वर्ड क्या है? एफिमरल। एफिमरल क्या होता है भाई? विच ऑफ द क्लोजेस्ट मीनिंग? अच्छा जी, क्लोजेस्ट है, इटर्नल है, फ्लीटिंग, परमानेंट और लास्टिंग। एफिमरल। वैसे एफिमरल का मीनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार देखिएगा क्या होता है एफिमरल। एफिमरल का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो बहुत समूह में रहे और बेसिकली झुंड में रहे। वैसे तीन वर्ड है, इटर्नल होता है जो हमेशा रहे, परमानेंट हमेशा, लास्टिंग हमेशा। तो क्लोजेस्ट मीनिंग में तो फ्लीटिंग ही हो सकता है जो समूह में रहे, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव वर्च्यूज और बिलीफ,
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पाखंडी टाइप का हो, जो दिखावा तो करे कि मेरे पास ये है, मैं ये जानता हूं वो जानता हूं, लेकिन असलियत में वो ना जानता हूं, तो उसे हिपोक्राइट कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मनुष्य प्रेमी, मानव प्रेमी। स्टोइक होता है ऐसा व्यक्ति जिसे सुख और दुख का अभाव हो। एल्ट्रियूस्ट परोपकारी को कहते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड, ऐसी स्पीच जो डिलीवर की जाए बिना तैयारी के, उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। अगला सवाल है, क्वाइंस और मेटल या बेसिकली मनी आर मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे को वैसे तो मिंट कहते हैं, क्वाइंस तो मिंट में बनते हैं, मेडल्स भी शायद वहीं पे बनते होंगे, है ना, ट्रेजरी या फाउंड्री में नहीं बनते। अ पर्सन हु लव्स बुक्स एक्सेसिवली, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बहुत प्रेम करता है, उसे हम बिब्लियोफिल कहते हैं। बिब्लियोफिल लवर ऑफ बुक्स कहा जाता है। मानियाक होता है क्रेजी, क्रेजी अगर पागलपन एग्जैगरेटेड है तो आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। अगला सवाल है, वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, वो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, वो सोचे कि काम बनना चाहिए, तो उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। पेसिमिस्ट निराशावादी। साइनिक होता है जो बाल की खाल निकाले हुए। ऐसा व्यक्ति जो लिख ही नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसे इलिटरेट कहते हैं। द थीफ मैनेज टू, थीफ ने क्या किया भाई, मैनेज किया पब्लिक से, मैनेज टू डैश फ्रॉम द पब्लिक। अब थीफ ने ऐसा क्या किया कि सब कुछ मैनेज हो गया, सोचिए जरा। थीफ ने क्या किया जो सब कुछ मैनेज हो गया? तो थीफ ने भागने में कामयाबी दिखाई, एस्केप होने में पकड़ा नहीं गया। अब पकड़ा नहीं गया तो एल्यूड आ जाएगा। ये कंक्लूजन के लिए वर्ड आता है। She gave a very dash speech at the ceremony। अब यहां पे स्पीच दी है, कैसी स्पीच दी है? कॉम्प्लीमेंट स्पीच तो हो नहीं सकती, कॉम्प्लीमेंटरी होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक स्पीच जो तारीफ के योग्य हो, जिसमें तारीफ के बहुत सारे शब्द जोड़ रखे हो। अब कॉम्प्लीमेंट्री में ये वर्ड आ सकता है और कोई वर्ड नहीं आ सकता। 147 पे कॉम्प्लीमेंट्री है और 147 पे कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो तारीफ के लिए जो शब्द बोले गए, जो चंद शब्द हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाते हैं। अगला सवाल है, ही लिव्स बिसाइड द रिवर। बगल में, बगल में होता है बिसाइड, बिसाइड होता है के अतिरिक्त और भी। चूज करना है करेक्ट सेंटेंस, ठीक है जी। अब यहां पे पहली बात प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो ये वाला जो प्रिंसिपल है इसको प्रधानाचार्य कहते हैं, और ये वाला प्रिंसिपल जो है, ये वाला जो प्रिंसिपल है इसे सिद्धांत कहते हैं, इसे कहते हैं सिद्धांत, ठीक है जी। तो ये कुछ स्वीकार तो कर ही नहीं सकते, ये तो हटा दो। और ये एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, ये होता है उसको छोड़कर, ये दो तो गलत हो गए। अब आता है कायदे से, द प्रिंसिपल एक्सेप्टेड द प्रपोजल, ये हमारा आंसर बन जाएगा। द प्रिंसिपल एक्सेप्टेड द प्रपोजल हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नई पॉलिसी जो है ना अफेक्ट करेगी, विल अफेक्ट, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब ये आईएनजी और ईडी तो आ नहीं सकते, तो विल इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो खैर ये हमारा अंतिम प्रश्न था आज की क्लास में। यहीं पे सारे के सारे प्रश्न हुए, मिलेंगे और उम्मीद करेंगे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, धन्यवाद।